राइट। तो मैंने कुछ थोड़े से केस सिनेरियो ऐसे करके छाट लिए हैं, देखो जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, और मैं साइड में ना यहाँ पर नोटिंग भी करते जाऊंगी, तो आपको कोई फोटो देखने की जरूरत नहीं, आप अपना पूरा ध्यान इधर कॉन्सेंट्रेट करके आज पढ़ेंगे, राइट। और आज हम ये भी बात करेंगे कि जो ऑप्शन सही है वो तो सही है ही, जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है या किस वजह से गलत है। तो केस सिनेरियो ही आप लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि मैम और थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, तो जितने मैं केस सिनेरियो करा रही हूँ मेरी कोशिश है जैसे कोई सिनेरियो इसके अंदर कंपनी ऑडिट वाला भी आ जाए, कोई फ्रॉड पे भी आ जाए, अगर सैम्पलिंग के 2 हैं तो सैम्पलिंग का एक मैं जरूर ले लूँ केस सिनेरियो जिसमें सैम्पलिंग के क्वेश्चंस आ रहे हो, एक जिसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड आ रहा हो वो कर ले, एक जिसमें रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो वो कर ले। तो ऐसे करके मैंने बड़े अच्छे से छाट लिया। इक्का दुक्का इसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा जैसे FRF हो गया ना बेटा, उसकी बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इसमें से आज वाले क्लास में हम लोग जैसे ना ये केस सिनेरियोस, एक सिनेरियो वही जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक सिनेरियो दिया और फिर उसके अंदर से इन्होंने उसी सिनेरियो के ऊपर अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेकर के, जैसे कोई क्वेश्चन कंपनी ऑडिट से रिलेटेड हो गया, कोई किसी चीज से रिलेटेड हो गया, ऐसे करके इन लोगों ने क्या कर लिया बेटा 5 आपसे MCQs पूछ लिए। तो यही केस सिनेरियो है जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। अब एक काम करते हैं, एक बार पढ़ना शुरू करें। देखो शुरू में मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिहाज से पढ़ रही होंगी। सो मिस्टर लक्ष्मण, सो हम केस सिनेरियोस कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 1 मार्कर वाले जो MCQs हैं वो आप वैसे भी खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ भी सकते हो, जो आपको इंक्वायरीज के लिए, जो क्वेरीज के लिए नंबर दिया है, राइट। सो मिस्टर लक्ष्मण इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बेस्ट लिमिटेड, ठीक है जी, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दिस इज 3rd नंबर, ओके, दिस इज 3rd नंबर. During the course of audit, it was found that few doubtful transactions had been committed by the finance manager who retired in March 2020. Okay, तो अभी ये बंदा रिटायर हुआ है। Now, इसके बाद आपसे क्या कहता है, the fraud was going on since last 4-5 years and the total amount misappropriated is approximately 75 लाख रुपए। ठीक है जी, 75 लाख रुपए। मतलब अगर देखा जाए तो जब हम वो फ्रॉड की बात करते हैं, 1 करोड़ की जब थ्रेशोल्ड लिमिट की बात आती है सेक्शन 143(12)(15) में, तो उसको तो एक्सीड नहीं कर रहा है ये। देखो मैंने ना यहाँ पे लिख देना है साथ साथ में, इसीलिए मैंने ये गैप यहाँ पर जगह खाली छोड़ी हुई है। बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड रिफ्लेक्टेड अ कैश बैलेंस ऑफ 7 करोड़ रुपए। कैश बैलेंस ओहो काफी ज्यादा है। द कंपनी हैड टेकन अ लोन ऑफ 2 करोड़ फ्रॉम द बैंक डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज कैश बैलेंस विद द कंपनी। अब थोड़ा सोचो, देखो आज की क्लास मेरे को अच्छे से आपको सोचने पे मजबूर करने दो, थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़ो, बहुत चांसेस है। अगर हम ये मान लो 40 इसमें दिए हुए, अगर हम ये भी करते हैं तो बहुत चांसेस है कि इसमें से कुछ लग सकता है एग्जाम के अंदर, है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इशू ही इसीलिए किया है। देखो ह्यूज कैश बैलेंस, तो सोचो अगर किसी के पास इतना सारा कैश का बैलेंस होता है तो क्या वो लोन लेता है, राइट। तो कैश का बैलेंस तो है बंदे के पास 7 करोड़ रुपए, और तब भी क्या उसको 2 करोड़ का लोन लेने की जरूरत पड़ी। यानी आपको थोड़ा सा बेटे डाउट होगा कि नहीं होएगा, हो सकता है। आप देखो इसको एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे हम इसको। Also, companies at bestows some duties on the auditor. हमको तो पता है ऑडिटर की ड्यूटीज होती हैं, to report these matter to central government in case of fraud. हमको तो पता है 143 subsection 12 to 15 हमारे माइंड में आना चाहिए। On the basis of above facts, answer below question. अब आप इसको पढ़िए और इसके बेसिस पे हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको आप डिस्कस कीजिए। अब आप देखोगे कैसे पूरे सिलेबस में से इन लोग ना क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो आराम से, मिस्टर लक्ष्मण शैल ऑब्टेन dash that the financial misstatements are free from fraud and misstatements. देखो वैसे तो fraud and error या material misstatement लिख देते तो भी चलता, पर कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये कहता है absolute assurance। आप बताओ कभी भी ऑडिटर absolute assurance ऑब्टेन करता है? नहीं, अश्योरेंस कभी एब्सोल्यूट नहीं होती। ये लाइन इन्होंने कहां से उठाई लग रही है आपको, जैसे ऐसे 2O में पढ़ते थे,
देखो आज सबका रिवीजन भी होता चला जा रहा है, तो कौन सी बात सही लग रही है हमको तो भाई रीजनेबल अश्योरेंस ही सही लग रहा है अभी तक। पर आगे चलते मैनेजमेंट एश्योरेंस, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये भी कुछ नहीं होता है। तो अब आपको समझ आया जो क्रॉस किया वो क्रॉस भी क्यों किया, राइट। चलो आगे चलते हैं। आप कहते हैं मिस्टर लक्ष्मण सस्पेक्ट्स दैट कैश पेमेंट्स वर इन्फ्लेटेड। नाउ इन्फ्लेटेड का मतलब उनको ज्यादा दिखाया है। किस चीज को? पेमेंट्स को ज्यादा दिखाया है, ठीक है। आउट ऑफ द बिलो विच कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर सच इन्फ्लेटेड कैश पेमेंट, कोई ऐसी वजह जिससे कैश में खर्चा ज्यादा दिखाया हो, झूठा खर्चा दिखाया हो, शायद कोई झूठे बिल्स वगैरह भी हो सकते थे, कुछ ऐसी चीज हो सकती थी। चलो अब देखते हैं। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स, देखो अगर अकाउंटिंग कैश सेल्स की नहीं हुई होगी तो इसका मतलब कोई खर्चा थोड़ी दिखा दिया, खर्चे थोड़ी ज्यादा होगा, इसका मतलब तो सेल्स कम दिखाई। आप एनालाइज कर पा रहे हो? देखो प्लीज, अब पूरा जैसे पढ़ चुके इतना सब कुछ सिलेबस, अब ये एनालाइज करो, है ना। हमेशा ये नहीं है कि आपका करा कराया हुआ ही एमसीक्यू आएगा। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट परचेज वाउचर, तो अगर परचेज की है तो भाई ये एक्चुअल परचेज हुआ, इसके अगेंस्ट तो पेमेंट किया, तो कहाँ ज्यादा हुआ, फेक खर्चे तो नहीं दिखाए। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर्स, आपको ध्यान है मैंने आपको कितना सारा बोला है, झूठे खर्चों के बिल ले लिए। इन्फ्लेटेड का मतलब जरूरत से ज्यादा वाउचर्स, जहां पे झूठे हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, बिल्कुल अभी तक हमको ये ठीक लग रहा है। अब कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग, तो ध्यान करो टीमिंग एंड लेडिंग तो वो होता था कि बहुत सारे डेटर्स हैं ABCDE, है ना, इससे पैसा मिला, उस पैसे को इन लोगों ने रख लिया, फिर जब इससे मिला तो इससे मिला हुआ दिखाया, इससे मिला तो ऐसे। तो ये तो बेसिकली डेटर्स से रिलेटेड होता है, हमने फ्रॉड्स वाले चैप्टर के अंदर भी करा था, राइट। तो सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? देखो मैं आपको बता रही हूँ, फिर वापस से बता रही हूँ, पूरे सिलेबस के दौरान भी बताया है, एमसीक्यू को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। टिक अगर जल्दीबाजी में करोगे तो सब खराब कर दोगे। तो जैसे हम 50-50 रूल करते थे कि कम से कम 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही मना कर दो ना कि भाई ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा, फिर बाकी 2 में से छाटो। तो उसूल आपके वही लगने हैं, बस इधर ध्यान रखना है, पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है आपको। अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं मान लो, तो 30 में से 30 आए ऐसा बोलकर। As per section 143 subsection 12 of Companies Act and rule 13 of okay Company Audit and Auditors Rules, Mr. Lakshman shall, तो ये तो भाई फ्रॉड के रिपोर्टिंग की बात है, पर आपको अगर ध्यान होएगा तो यहाँ पे फ्रॉड जो है वो ज्यादा अमाउंट का नहीं है ना, वो थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पे 1 करोड़ की होती है, उसको तो नहीं ना एक्सीड कर रहा है। नाउ रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी और टू द बोर्ड इन अदर केसेस विद इन सच टाइम, इन अदर केसेस यानी जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं बनाई होती है। देखो अभी तक तो देखते आपको हमको ये वाला ठीक लग रहा है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि विद इन 2 डेज जब उसको पता चलता है तो बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताता है, बट स्टिल एक बार पढ़ता है, कहते हैं रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 177। पर इसमें तो बेटा जी उसने जो है आपके आगे बोर्ड की बात नहीं करी, तो ये गलत है। आपको ध्यान है हमने जो क्लास में फ्लो चार्ट बनाया है वहां पे भी हमने बोर्ड या ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 कितना बताया है। Report the matter to audit committee and also to the board within such time and in such cases। पर एक बात बताओ, इन अदर केसेस जहां ऑडिट कमेटी होती है वहां ऑडिट कमेटी और अदर केसेस में बोर्ड, तो ऑल्सो टू द बोर्ड वाली जो चीज है बेटा, ये वाली बात क्या हो गई, ये वाली बात गलत हो गई। आपको समझ में आया? देखो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सीरियसली हो सकता है। पता है किन 2 के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में और साथ साथ में जो आपके पास में ये वाला है ना बेटा सी वाला ऑप्शन, इसके अंदर उन लोगों को डाउट हो सकता है कि मैम एक जगह पर तो और दिया है और एक जगह पर एंड ऑल्सो दिया है, तो हम लास्ट में जाकर के कंफ्यूज हो गए। पर आप ध्यान दीजिए जरा, देखो जब हम पढ़ते थे वहां पे हम पढ़ते थे कि अगर ऑडिट कमेटी बनाई गई है तो उन लोग ऑडिट कमेटी को बताएंगे,
और अगर मान लो ऑडिट कमेटी नहीं बनाई गई है तो फिर किसको बताते थे वो लोग? बोर्ड को। अगर आप पढ़ोगे भी तो जहां पे मैंने 143 सबसेक्शन 12 दिया है आपको किताब के अंदर कंपनी ऑडिट के चैप्टर में, वहां पे क्लियरली लिखा है इन केस ऑफ फ्रॉड, मैं रीड कर रही हूँ देखो किताब से, इन द केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन ₹1 crore द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 177 और द बोर्ड इन द केस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम तो हमेशा यही पढ़ते आए हैं। देखिए मैंने देखो किताब मेरे पास में रखी थी, मैंने साथ साथ उससे किताब से भी बता दिया। तो देखो ये एंड ऑल्सो दोनों को नहीं बताना होता, या तो ऑडिट कमेटी है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी को बताने से चल जाएगा, इसलिए और वाला ऑप्शन सही है। आप समझ पाए? इसलिए भी मेरे को ये आपको कराना जरूरी था। मुझे लगा बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्यों गलत हुआ, सिर्फ एंड और का ही तो चक्कर है। एंड रिपोर्ट टू बोर्ड, तो खाली बोर्ड की तो बात नहीं है। नाउ आगे कहता है owing to the dash limitations of an audit। देखो भाई एक बात समझ लो, हमने तो हमेशा वर्ड इनहेरेंट लिमिटेशन ही पढ़ा है ना, तो मैंने इनहेरिट पढ़ाया। इनहेरिट का तो मतलब होता है हम जो अपने बुजुर्गों से कोई चीज इनहेरिट करते हैं, जो हमें वसीयत में मिलता है, जो हमें मतलब अपने पुरखों से मिलता है, तो हमने तो इनहेरेंट ही पढ़ी है ना, इनबिल्ट। तो वैसे तो एक बात बताऊं, देखो ये भी गलत है, मैनेजमेंट लिमिटेशंस भी गलत है, रेगुलेटरी लिमिटेशंस भी गलत है, तो हमें समझ आ गया ए ही ठीक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क, ये खतरा हमेशा, इस खतरे से हम निजात नहीं पा सकते। दैट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स विल नॉट बी डिटेक्टेड। बिल्कुल सही बात, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ऐसे 2O में पढ़ा था, तो उसने हमको ये फिल इन द ब्लैंक करने को बोल दिया। अब बताओ क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखते ही मुझे बात को क्लियर हो गया। देखो जैसे 50-50 खेलते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है ना। अब बताओ अगर मान लो किसी को स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा है, इनहेरिट या इनहेरेंट, वैसे तो होने का कोई मतलब नहीं है। 50 दफा क्लास में मैंने आपको इनहेरेंट इनबिल्ट लिमिटेशन हमने किया है, फिर भी अगर मान लो इन दो में कंफ्यूजन है तो इसको यहाँ पे बताते देयर इज कंप्लीट रिस्क। सो कंप्लीट तो होता ही नहीं है, अनअवॉइडेबल कि कुछ चीजें रह सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने कहाँ से उठाया है बेटे? ऐसे 200 वाला उठाया है। चलो, as an auditor, what conclusion can Mr. Lakshman draw looking at the huge cash reserve of the company and corresponding bank loan? आप बताओ बेटा, ये बैंक लोन है 2 का और इतना सारा कैश पड़ा है 7 करोड़ का, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? क्या वो रिपोर्ट कर देंगे इस मैटर को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि पॉसिबिलिटी है? देखो सीधा तो नहीं करेंगे, इस वाली बात को पहले तो हमको देखना पड़ेगा ना कौन इन्वॉल्व है क्या नहीं। obtain sufficient and appropriate evidences of existence of fraud। हाँ ठीक है, ये वाली बात तो हम लोगों को अभी तक एज सच लगनी चाहिए कि बिल्कुल ये वाली बात तो देखो सीधा हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉड है। तो पहले तो हम लोग इस बात के बारे में एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, देन ओनली वी कैन कंक्लूड वेदर देयर इज फ्रॉड और नॉट। सीधा तो हम लोग फ्रॉड की बात नहीं कर सकते है ना। अब आपको समझ है, नथिंग टू रिपोर्ट। तो बेसिकली सबसे अप्रोप्रिएट तो यही लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही लग रहा है ना कि हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हमको डाउट हुआ है, डाउट के केस में हमको काम ज्यादा करना पड़ता है। समझ आया? ये मत सोचो प्लीज, ये मत सोचो, देखो आंसर सबके दिए हुए इधर में, आगे चलोगे तो। पर फिर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, ये मत सोचो कि मैम इतना टाइम लगा रही है तो देखो हमको भी क्या इतना टाइम लगेगा, ठीक है। पर फिर भी जैसे एज पर देखो 210 कितना पढ़ा हुआ है, सारे नहीं करेंगे हम, अपना 15-16 करके चलेंगे, ठीक है। चलो जी, फिर इसके बाद हमने आए, मैंने ये देखो ये 6 को मैंने मार्क कर लिया। अब हम 6 पर आते हैं। तो मैम जो आपने नहीं मार्क किया उनका क्या कर लेंगे हम? आप उनको एक बार रीड कर सकते हो, आप उसको एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। मैक्सिमम मतलब काफी सारे तो हम कर ही रहे हैं। Roop and Company are the auditors of O Group of Hotels. This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverages, and it is day 1 of the audit. मतलब अभी बस इन लोगों ने क्या किया है, स्टार्ट ही किया है ऑडिट करना, ठीक है, पहली बार इस इंडस्ट्री में आया। द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो पार्टनर है, जो उसका हेड है,
along with his टीम, सही बात है भाई, टीम को भी आर्टिकल्स को भी लेके गया होगा, wants to make a thorough understanding of the entity। मैं आपसे पूछूंगी, आप बताना आपके दिमाग में कौन सा इससे आता है, and its environment in order to identify and assess the risk of material misstatement। यानी वो लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करना चाहते हैं। आपको कुछ समझ में आया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करना चाहते हैं, ऐसे 315 वाला। अब ये बातें दिमाग में क्लिक हो रही है तो वेरी गुड, उसी का नाम दिया है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय देम ऑन डे 1। द होटल हैज 2 बैंक्वेट हॉल्स, बैंक्वेट हॉल जिसमें शादी और हैप्पी बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक्वेट हॉल रेवेन्यू इज ओनली द इनवॉइस रेज्ड बाय द होटल एंड सम मेल कन्वर्सेशन ऑन कस्टमर इंक्वायरी, कि भाई कस्टमर ने इंक्वायरी की मेरे को 100 लोगों के लिए बुक कराना है, तो उन लोगों ने जो इंक्वायरी का जवाब दिया उसकी मेल, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइस, और फिर उसके बाद उन्होंने इनवॉइस रेज कर दिया। ऑन ऑडिट ट्रेल सबूतों की कड़ी बनाना, स्टार्टिंग से एंड तक, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। इट इज फाउंड दैट फाइनेंस अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन इज ओनली आफ्टर इनवॉइसेस सेंट टू देम फॉर अकाउंटिंग एट फाइनल सेटलमेंट। क्यों भाई, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। फाइनेंस को तो अप्रूवल देना चाहिए ना पहले कि भाई ये ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी है। सारा काम हो गया, उन लोगों को बुकिंग भी दे दी, उसके बाद फाइनेंस कह रहा है अच्छा चलो अब बिल भेज दो। देखो अप्रूवल तो पहले लेने पड़ते हैं ना, सामने वाला बंदा उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी ठीक है या नहीं। एडवांस पेड बाय द क्लाइंट आर नॉट, ओ माय गॉड, एडवांस को वो लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उनके थ्रू नहीं जा रहा है, गलत लग रही है। देखो तो ऑडिटर को लगा है कि सिस्टम में क्या है, वीकनेस है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट गुड, है ना, अप्रूवल्स प्रॉपर नहीं है, फाइनेंस के थ्रू नहीं जा रहा है, गुड। द ऑडिटर ऑल्सो फाइंड अ कंट्रोल डेफिशिएंसी इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोर्स मतलब जो सामान खरीद रहे हैं उन लोग ना, राइट। अ गुड रिसीट नोट इज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पर ये तो बनना चाहिए कि हमको कितना सामान कितनी यूनिट बना है मिला है। ऑन इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट द ऑडिटर फाइंड्स दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम कंट्रोल वेयर इन गुड्स रिसीट नोटिस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड। अच्छा, इसका मतलब आईटी सिस्टम होएगा, सीआईएस होगा, उससे अपने आप बन जाते होंगे। कोई बंदा मैनुअली नहीं बनाता होगा कि हाँ भाई हमको इतने क्विंटल चावल मिल गया है बैंक्वेट हॉल में या होटल में, एंड ऑल नहीं। एंड अप्रूव्ड इन द सिस्टम, ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। वंस द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज एंटर्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक वेंडर मतलब जहां से आपने सामान खरीदा हुआ होता है, तो उससे क्या मिल जाता है, सिस्टम के अंदर अपने आप से जनरेट हो जाता है। दिस एंट्रीज ऑन रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम बेसिस मतलब जैसे ये काम हुआ, जैसे एंट्री हुई वैसे के वैसे वहां पे एंट्री हो गई, बहुत बढ़िया। और सिस्टम बैकडेटेड को नहीं अलाउ कर रहा। अरे वाह, मतलब आईटी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, दो मैनुअल नहीं है, पर उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स तो अच्छे लग रहे हैं, मैनुअल तो नहीं थे। गुड। द ऑडिटर इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एज टू व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलोड बाय द एंटिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। द ऑडिटर फाइंड्स देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड, मतलब वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है अपने पार्ट पे। अब इन सबको पढ़ के आप क्वेश्चन बताओ। पहली बात, what kind of risk is portrayed in the booking of revenue with respect to banquet hall? With respect to, देखो booking of revenue, अब बताओ booking of revenue में उसने बोला booking of revenue के अंदर कि भाई वहां पर internal controls नहीं थे। आप देखो, आपने revenue के अंदर आपने देखा था क्या क्या था। revenue में आपने बोला फाइनेंस ने अप्रूवल नहीं दिया तो internal controls नहीं है, केवल इनवॉइस भेजा, तब एडवांस जो मिला था वो भी नहीं हुआ, तो वीकनेस थी इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, राइट। तो आप बताओ आपको कौन सा वाला खतरा लग रहा है। देखो हमको तो इंटरनल कंट्रोल का खतरा लग रहा है ना। आप बताओ क्यों इंटरनल कंट्रोल का खतरा लग रहा है। बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक, देयर आर नो अप्रूवल्स, है ना। इस कारण से बुकिंग ऑफ रेवेन्यू के अंदर एडवांस भी फाइनेंस के थ्रू नहीं ऑफ हो रहा है,
राइट चलो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि वो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, द मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसीजर, जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतना ही कम होता है हमारा डिटेक्शन रिस्क। ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि ये ओके है तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। हम तो जितना ज्यादा काम करते हैं उतना कम होता है हमारा खतरा। ग्रेटर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर बिलीव्स एग्जिस्ट, यानी अगर उसको लगता है क्लाइंट के लेवल पे रॉम ज्यादा है तो कह रहे हैं लेस इज द डिटेक्शन रिस्क, तो उसको अपना डीआर कम रखना होता है। डीआर तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन, ये बात हमको पता है। रॉम क्या होता है, आईआर और सीआर होता है। तो अगर रॉम ज्यादा है, आईआर सीआर ज्यादा है, तो अपना डीआर कम रखना होगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रॉम ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी एविडेंसेस। चलो, ऑडिट रिस्क ऑल्सो इंक्लूड्स द रिस्क दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट financial statements are misstated when they are not. No, ये तो बिल्कुल उन्होंने उल्टा लिख दिया। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। एक्चुअली तो चलो पढ़ो ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन क्या होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस, वो गलत ओपिनियन दे सकता है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड। इसका उल्टा थोड़ी होता है ऑडिट रिस्क। कितने अच्छे से पढ़ा है ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन, एसे में भी पढ़ा है और चैप्टर में भी पढ़ा है आपने खूब अच्छे से। तो ये तो उन्होंने रिस्क का बिल्कुल उल्टा बोल दिया। फिर भी चलो अगला वाला भी पढ़ लेते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी रॉम, तो रॉम के दो कंपोनेंट होते हैं, सीआर एंड आईआर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सी ही गलत है और उन्होंने हमसे गलत ही पूछा है। देखो जल्दी नहीं करना। कई बार क्या होता है हम लोग एकदम से जल्दीबाजी में एक ऑप्शन को टिक करते हैं, उसके आगे के ऑप्शंस हम नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे रीडिंग की वजह से ज्यादा वक्त लग रहा है। आप तो मन मन में पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। इन द केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, यानी कि जहां पे मैनुअल तो गुड्स रिसीट नोट नहीं बन रहा था, पर बाकी वो सिस्टम जनरेटेड बना रहे थे। सिस्टम में ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे वो जनरेट हो रहा था, बैकडेटेड भी नहीं था। The auditor has tested more than one control for the same assertion. बिल्कुल सही बात। मैनुअल भी देखा, फिर कंट्रोल रिस्क जो सिस्टम जनरेटेड था वो भी देखा, फिर बैकडेटेड तो नहीं है भी देखा। What should be his reliance on the control? तो वो क्या कह सकता है कंट्रोल पे? पहला पॉइंट, सिंस। देखो इसने एक वर्ड बोला, ध्यान से सुनना, कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। कॉम्पनसेटिंग का मतलब अगर मैनुअल नहीं तो मैनुअल का सब्स्टिट्यूट या कॉम्पनसेट करने के लिए CIS रिलेटेड तो है या IT रिलेटेड तो है। इफ टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड, यदि हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो ऑडिटर रिलाई कर सकता है। देखो अभी तक तो मेरे को ठीक लग रहा है ये वाला, फिर भी आगे चलते हैं। Even though compensating controls are there, compensating IT वाले, since one control is ineffective, the auditor should not rely on control। तो नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है? आपको ठीक तो लग रहा है। सिस्टम में अगर इंटरनल कंट्रोल है, ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे वो जनरेट कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अरे जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं आजकल CIS सिस्टम में, तो फिर तो हमको उनको भी, आपने पढ़ा था ना जो IT रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें केवल हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, ओपिनियन अभी भी उसी पर है। Even though compensating control are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on control और उससे रिलेटेड चीजों पर। नहीं, ये भी गलत है। अरे अगर एक इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो उसकी जगह पे बाकी तो बहुत अच्छे हैं ही ना, राइट। तो अब पक्का हो गया कि अगर कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल है उसको वो टेस्ट करेगा, यानी उसको क्या करना होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने होंगे। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का नतीजा ठीक आता है तो रिलाई कर सकता है। समझ आया? एनालाइज कर पाए क्यों बाकी गलत भी है, खाली ठीक वाला नहीं देखो, क्यों बाकी गलत भी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 315 विच इज नॉट अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो जब मैंने आपको फ्लो चार्ट भी कराया था, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए वो क्या क्या करता है, पूछताछ करता है ना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कंपैरिजन करता है, क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में जाके घूमता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो कौन सा नहीं है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है।
बताओ, आप एक बात बताओ, क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए, क्लाइंट के सिस्टम को समझने के लिए, क्लाइंट के सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दूसरे लोगों से एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ी ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो ऐसे 505 में होता है, ध्यान आया? ठीक है, यहाँ पे तो 315 में तो वो इन तरीकों से घूम घूम कर और ये कर लेता है काम, तो इसलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज नॉट। आप अगर किताब में भी देखोगे, जल्दी से अगर आपको कुछ भी शक शुबा है, फटाक से आप किताब निकाल लो, ऐसे 315 जहां पे लिखा हुआ है, आपको पूरी अंडरलाइन मैंने नोटिंग्स के साथ खूब टाइम लगा के समझाया हुआ है, वहां पे शुरू शुरू में लिखा है कि वो ऐसे ऐसे काम करता है। ओके, चलो, what should be the course of action of the auditor for the entity not having a documented risk assessment procedure? भाई क्लाइंट तो कह रहे हैं कि भाई हम तो काम करते हैं, हम अपने लेवल पे अपना खतरा नहीं नापते, राइट तो ये कहते हैं ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन, कि वो कैसे अपने ऊपर मंडराने वाले खतरे को नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोविड का टाइम चल रहा होगा, तो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि उनके बिजनेस पे क्या रिस्क हो सकता है क्या नहीं। द ऑडिटर शैल, ठीक है, पर पता है मैनेजमेंट का WR कभी भी सब्सटीट्यूट तो नहीं होता। चलो, द ऑडिटर शैल डिस्कस ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड, एड्रेस एंड डिटरमाइन वेदर द एब्सेंस इज अप्रोप्रिएट, क्यों वो लोग इसको लिख नहीं रहे हैं, और वेदर इट प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। यानी उसने काफी कुछ चीजों को कंसिडर किया। अभी तक तो ये ठीक लग रहा है, खाली डिस्कस करके उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना, इन एनी केस कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। ऑडिटर एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को कि वो डॉक्यूमेंट करे और उसी के हिसाब से ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, नहीं, ऑडिटर डिस्कस करेगा और उनकी बात जो वो कहेंगे उस पे मान जाएगा, नहीं, हम आंख बंद करके उनके ऊपर नहीं मान सकते। देखो वैसे भी सबसे ज्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है, हम उससे डिस्कस करेंगे, सोचेंगे क्यों वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और कहीं इससे डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी बेटे, क्यों उन लोग नहीं ऐसा लिख रहे हैं, तो हम ऐसे 265 में इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट, राइट। सो दिस बिकम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा। आई होप दैट इज ओके, श्योर, ठीक है। देखो वैसे आंसर्स दिए हुए भी हैं, अब आप आगे चलते हैं जरा। देखो जैसे हमारे पास में देखो ये तो ना आप मेरे को लगता है बहुत आसानी से कर जाओगे, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो एराइज हो भी सकती है और नहीं भी एराइज हो सकती है, आई मीन ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने शायद इस वाले को नहीं रखा हुआ है, 8th वाले को करते हैं अब हम। अब आप एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ, यू हैव 2 मिनट्स, ओके। इवन अगर आपने नहीं भी ये खोल करके रखा हुआ है अपने पास में, तो आप पहले इसको खुद से पढ़ो, मैं मन मन में पढ़ती हूँ, मन मन में पढ़ के मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, राइट। आप भी प्लीज पढ़िए जरा। अब देखो, अब क्योंकि मैंने आपको 2-3 करा दिए, तो एक बार थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो। चलो मैं शांत हूं, आप करीब 2 मिनट के लिए।
बताओ कितना आसान लगा होगा ना, काफी कुछ ये कंपनीज एक्ट के, अभी तक तो मैं बोल ही नहीं रही थी, इसीलिए तो मैंने आपको रीड करने को दिया था, राइट। आप बताओ, बेस्ड अपॉन अबव फैक्ट, आपको मोटी मोटी चीजें समझ आ गई होंगी क्योंकि मैंने उनको साथ साथ अंडरलाइन भी कर दिया था, है ना। टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है, कितना नहीं, सब दिया है। देखो, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ XYZ एबीसी लिमिटेड शुड इन्फॉर्म द ऑडिटर, यानी कंपनी इन्फॉर्म करेगी। आपको ध्यान है हम लोगों ने सेक्शन 139 के अंदर पढ़ा था अपॉइंटमेंट के बारे में, नोटिस देना पड़ता है एंड ऑल, एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद रजिस्ट्रार। अब देखो यहाँ पे ये जो 1-1 मार्कर वाले आपके पास आ जाते हैं, आपको इन एनी केस आपको ध्यान है मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरह से आपको एरोज लगा करके इसका बना करके बताया हुआ है, इवन किताब में भी एरोज लगा के टाइम लिमिट बनाई हुई है जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये 139 सबसेक्शन 1 के बाद ही मेरा ख्याल ये 139 में दिया हुआ है, तो ये उनको फाइल करना पड़ता है। चलो अब कहते हैं इफ मिसेस एक्स एक्वायर सिक्योरिटी exceeding the prescribed limit in the ABC Limited, then XYZ and associate shall take corrective action within इतने days. What is the prescribed limit? तो Mrs. X कौन है? Mrs. X जो है, जो XYZ में पार्टनर है, उनकी वाइफ है, ध्यान आया। तो अगर मान लो वाइफ एक्वायर कर लेती है प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा, अब बताओ आप, एक बात तो आपको बिल्कुल, आपको ध्यान है 60 डेज के विद इन, और वहां पे 60 डेज, तो वहां पे हमेशा फेस वैल्यू, देखो कितनी दफा बताया हुआ है कि मार्केट वैल्यू तो कभी भी नहीं देखते हैं, है ना। तो 50-50 में देखो मार्केट वैल्यू वाली बात तो आपकी खत्म ही हो जाती है। तो आपके पास 60 डेज फेस वैल्यू वाला आ गया, ग्रेट। अंडर विच सेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट। तो आपको, आप देखो जरा प्लीज मेरे को एक बात बताओ, देखो 139 तो नहीं है, 139 में तो कोई भी नहीं है ना। और फिर यहाँ बताओ, यहाँ पे 2 करोड़ की बात भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं है। आपके पास में कौन सा बचा? 8.3 का आंसर ए आ गया, राइट। चलो देखो ये आसान है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो अब आप ये बताओ, एबीसी एज पर रेलेवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। अब देखो ग्रॉस टर्नओवर भी तो ज्यादा जा रहा है ना उन लोग का, राइट। आपको देखो अब वो टेबल याद करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने 148 में कराई हुई है। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी, और आपको ध्यान है सबसे पहले उन लोग कॉस्ट रिकॉर्ड रखता है, कॉस्ट रिकॉर्ड हमेशा CRA 1 में रखा जाएगा। फिर उसके बाद में वो आती है ना ये सारी के सारी CRA 3 की बात। तो अंडर रेलेवेंट लॉज ऑफ कारो उनको बताना है एरियर्स हैं, तो एरियर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर बैलेंस शीट डेट को होता है, याद करो हमने कारो की रिपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये वाली बात पढ़ी हुई है। अगर कोई भी ड्यू एक्सीडिंग, यहाँ पे मैंने आपको सितंबर अक्टूबर का एग्जाम्पल लेके भी बताया हुआ होगा, सारे नहीं कराने पड़ते हैं, पर अगर कोई भी एक्सीडिंग 6 महीने से ज्यादा है, तो देखो आपने एक बात देखी, उसने कारो का भी पूछ लिया, उसने कॉस्ट रिकॉर्ड भी पूछ लिया, उसने डिस्क्वालिफिकेशन भी पूछ लिया, तो उसने बहुत सारी चीजों के अराउंड आपको क्वेश्चन बना करके दे दिया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारे, देखो ये वाला ना मैं आपको सच्ची में बताऊं, आप कितने आराम से कर सकते हो। जैसे आपको कि यू नो there are misstatement, they are not pervasive, misstatement है पर pervasive नहीं है, तो फिर वो कैसा वाला टाइप्स का ओपिनियन देता है, ऑब्वियसली क्वालिफाइड। तो देखो ये रिपोर्टिंग वाले भी आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर उसको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट में एज पर FRF, तो यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंप्लायंस विद FRF है, तो वो कैसी ओपिनियन देगा। तो आप ये बात देख रहे हो, यू नो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपका, देखो बेटा ये आपका ऐसे 705 पे से नहीं 700 पे से आ गया अनमॉडिफाइड, 705 पे से आ गया। सो दीज काइंड ऑफ यू कैन इजीली डू, यू नो सीधा सीधा वो लैंग्वेज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। तो दिस वॉज वेरी सिंपल। अब हम अपना 11th पर आते हैं। ओके आपको रीड करने को बोलूं या चलो मैं खुद से रीड करती हूँ। सन प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, न्यूली फॉर्म नई बनी है, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स। आजकल कितना ज्यादा चल रहा है ना देखो एनवायरमेंट के बारे में,
हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और बहुत जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो सोलर पैनल को बनाने के लिए अगर आपको पता हो तो नई नई कंपनीज आ रही हैं ऐसे सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के। उसी के अराउंड इन लोगों ने केस स्टडी वाला बना दिया। हाँ, कंपनी हैज अपॉइंटेड Messrs M&S Associates, a partnership firm of Mr. M and Mr. S as their first auditor है। नई कंपनी है ना। Messrs M&S Associates accepted the assignment and M being the engagement partner started कर दी audit। ठीक है, तो यानी ये कौन हो गए भाई, ये इनके फर्स्ट ऑडिटर हो गए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिस्टर एम आस्क्ड द मैनेजमेंट फॉर नेम ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस, कि भाई ऐसे कौन सी है जो सोलर बिजनेस में काम कर रही हैं, सो दैट दे कैन कंपेयर द कंपनीज फिगर। अच्छा, यानी कि ये लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना चाह रहे हैं। आपको भी लगा होगा ना, एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर मिस्टर एन फाउंड दैट ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी इज लोअर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो आसपास के थे उनसे कम है इन लोगों का। ठीक है, यानी उसने इसको ग्रॉस मार्जिन को कंपेयर किया और ये बात पता लगाई। ही प्रिपेयर्ड ऑल इंटरिम रिपोर्ट डीलिंग विद दिस मैटर एंड आस्क्ड द मैनेजमेंट फॉर द रीजंस फॉर दिस डेविएशन, कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि डाउट हुआ उसको। मैनेजमेंट आस्क्ड हिम टू गिव ऑल द वर्किंग पेपर। ओए, मैनेजमेंट क्यों मांगेगा हमसे वर्किंग पेपर देने के लिए, ऐसे बिलीव्ड इट इज द कंपनीज प्रॉपर्टी, मतलब ही नहीं। वर्किंग पेपर तो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, वर्किंग पेपर तो ऑडिटर्स प्रॉपर्टी होते हैं। हमने पढ़ा ये बात ऐसे 230 के अंदर। मिस्टर एम एडवाइज देम ही कैन प्रोवाइड वर्किंग बट कैन नॉट गिव देम द वर्किंग पेपर एज दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी फर्म का है। Management agreed to that and asked Mr. M to go into detail and tell him the reason for lower gross margin, to which he agreed. Okay, during the detailed audit, तो वो detail में काम कर रहे हैं। Mr. M came to know about the fact that company dispatched its solar panel to distributor on delivery challans, and once the goods were accepted, sales bills were raised. Okay, इसका मतलब वो जब भेजते हैं तब नहीं अपना सेल्स बिल जनरेट करते हैं, जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद जाके उसको करते हैं रेस। चेकिंग ईच चलान अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस, मिस्टर एम फाउंड आउट देयर वर मेनी चलान फॉर विच नो इनवॉइस वर रेज्ड एंड द सेल्स वाज ग्रॉसली अंडरस्टेटेड। आप बताओ, सामान भी चला गया, इन्वेंट्री भी चली गई और साथ में बंदे ने सेल्स की एंट्री भी नहीं बुक करी। तो आप बताओ ना, तो एक्चुअली तो इसको पार्टी डेबिट, मतलब पार्टी डेबिट का मतलब डेटर डेबिट टू सेल्स कर लेना चाहिए था, पर ये ऐसा नहीं कर रहा है। Company employed a person to reconcile the challan and prepare a list where bills are still pending होंगे, है ना, yet to be sent, कि किनको हमने bills नहीं भेजे हैं। In addition, company was also asked to seek confirmation of balances from all its customers। पहली बात तो कंपनी को मत बोलो भाई, ऑडिटर को खुद से confirmation लेने होता है, external confirmation। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई कर लिया गया है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। देखते हैं। मिस्टर एम आस्क्ड अबाउट अदर कंपनीज, तो वो कौन से प्रोसीजर कर रहा था, आपने ध्यान दिया, वो कंपेयर कर रहा था सिमिलर इंडस्ट्रीज। तो आप बताओ, ये सब्सटैंशिव नहीं है, रैंडम नहीं है, सैम्पलिंग नहीं है, ये तो हमको पता है। Analytical procedure, ratios, comparison, trend. What was the initial procedure carried on by Mr. M? बेटे initial procedure जब उसने क्या किया, कंपनी से ग्रॉस मार्जिन को कंपेयर किया। तो ग्रॉस मार्जिन इज द रेशियो एनालिसिस। देखो ट्रेंड थोड़ी ना दिख रहा है, ट्रेंड तो ऐसे होता है लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में कहा जा रहा है, ये तो नई नई कंपनी है, इसमें तो ट्रेंड हो ही नहीं सकता। स्टैटिस्टिक्स भी नहीं बनाई उसने, कोई सैम्पलिंग भी नहीं बनाया, तो वो तो क्या कर रहा था, ग्रॉस मार्जिन के रेशियोज कंपेयर कर रहा था जो उसके लोअर आ रहे थे, दैट इज रेशियो। आई होप आपको रीजन क्लियर है। Who has the right to retain the audit working paper? तो वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसके पास में उसको रखने का हक होता है? बहुत आसान है, इससे 230 तो आप जानते हो ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमने गाइडेंस नोट भी पढ़ा है। When Mr. M decided to go in detail, ये तो मेरा ख्याल आपको क्लियर ही हो गया होगा ना, ये सब तो जैसे TCWG हो गए, है ना।
उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं है। When Mr. M decided to go in detail checking of sales, which audit procedure he applied to obtain the evidences। देखो वो कह रहे हैं उसने क्या क्या किया काम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पर जब उसने सेल्स की चेकिंग करने को बोल रहा है तो सेल्स चलान्स भी बोल रहा है, पार्टीज भी बोल रहा है, पार्टीज से कंफर्मेशंस भी ऑब्टेन करने को बोल रहा है। आपने ध्यान दिया, तो वो तो सारे काम करने को बोल रहा है, ट्रांजैक्शंस को भी, सेल्स चलान्स को भी, उनके रिकंसाइलेशन भी और साथ में कंफर्मेशंस वगैरह भी। तो जाहिर सी बात है। और देखो उसने कहा कि इन्वेंट्री को ये वेरीफाई कर चुका है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहा है यहाँ पर इस प्रेजेंट केस स्टडी में, ट्रांजैक्शंस भी और बैलेंसेस भी। चलो गुड। अब आगे कहता है आपसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज कैरीड आउट ऑन बाय द कंपनी फॉर अनबिल्ड चलान विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनबिल्ड, यानी उन्होंने वो एंट्री पास ही नहीं करी ना जो एंट्री उनको पास करनी थी, राइट। तो आप बताओ एंट्री कौन सी उन्होंने पास नहीं की। कैन यू प्लीज टेल मी, आप सोचो बताओ इसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, खुद से ढूंढो। ग्रॉस रिसीट एंड डेटर, क्योंकि उनको जो एंट्री पास करनी थी डेटर्स को डेबिट करके और टू सेल्स वाला, वो उन लोगों ने एंट्री पास नहीं करी है, तो दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेंट्री को तो वो लोग जितना स्टॉक में उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, इसलिए ये आंसर ठीक होगा। रीजन समझ में आया। देखो अब आपने कितने अलग अलग तरह के वाले कर लिए, राइट। सो आई थिंक दिस 11th इज क्वाइट ओके। चलो 12th भी करते हैं। देखो बच्चे 12th के अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं आपको बताऊं दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अदरवाइज मैं शायद 11 के बाद 12th ना कराती, फिर मैं कोई 13 14 में से उठाती, पर ये थोड़ा डिफरेंट तरह का है। इसमें देखो सब में वो स्टेप सीक्वेंसिंग, कहाँ पे क्या गलत है, इनको पढ़ने में बहुत टाइम खराब होता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते आराम से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जरा सी निगाह आपकी अगर इधर उधर गई, आप जरा सी अगर भूल चूक कर गए तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट तरह का है केस सिनेरियो। मैसर्स केडीआर एंड एसोसिएट्स, हमने अलग अलग तो बहुत करे हुए होते हैं इनके, आज देखते हैं इकट्ठा एक ही में कैसे इन्होंने ये बनाए इतने सारे ऑप्शंस। हैव बीन अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैविंग ऑपरेशंस स्प्रेड इन 3 states in India for the first time. The nature of business of company is such that there are about 50,000 monthly entries in its books of accounts accompanied with commensurate records, मतलब उसके जो suitable records हैं। The company also has robust internal control system. The auditor want reliable evidence. However, they are desirous, वो चाह रहे हैं to curtailing मतलब कम करना, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग थोड़ी कम करना चाहते हैं। इसलिए जब वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे और फिर प्लान बना रहे थे ऐसे 300 के हिसाब से, ऑडिटर डिजायर्स टू रिलाई अपॉन गुड ऑडिट सैंपल्स पे वो यकीन करना चाहता है, बोथ फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। यानी कि ये जो हमारा सैम्पलिंग वाला चैप्टर है वहां से आया है उठकर, थोड़ा लगता है अभी तक। देखो, इन द अबव कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। चलो याद करो, आपको मैंने कभी एक चीज बताई और मैंने कहा ये बहुत आपके काम आएगा कि साइज ऑफ सैंपल इज ई डिवाइडेड बाय टी एंड एस आर। पहले बताओ आपको याद आया? जब मैंने आपको वो सैम्पलिंग वाला कराया, मैंने आपको ये चीज़ कराई है कि देखो इससे आपको सारे रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे। आपको याद है किताब में 2 टेबल्स भी बने हुए हैं, वो भी हमने करी है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में, एक टेस्ट ऑफ डिटेल के बारे में। इट इज़ डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू, ये टोटली उस सैम्पलिंग के चैप्टर का पूरा निचोड़ है। एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, यानी अगर टॉलरेबल एरर बढ़ी, ठीक है आगे चलते हैं, leads to decrease in the sample size, मतलब अगर टॉलरेबल एरर बढ़ेगी तो साइज कम होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल ठीक, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंड इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर ये बढ़ेगा टू बी टेस्टेड लीड्स टू इंक्रीज इन सैंपल साइज। भाई ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनमें सीधा रिलेशन है। आपको अगर ये याद है क्लास वाला तो आपका काम बन जाएगा। और जो बच्चे ने ऊपर से पढ़ाई की होगी और ढंग से नहीं पढ़ा होगा, हो गया उसका तो काम यहाँ पर। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। अब आओ टेबल पर,
जितने प्रोपोर्शन में नंबर बढ़ता है पॉपुलेशन में, उतने प्रोपोर्शन में सैंपल का साइज नहीं बढ़ता है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, चलो अब बताओ, आपने मार्किंग कर ली इस फॉर्मूला से इन दोनों की, और जो टेबल हमने पढ़ी है उससे इसकी। ये थोड़ी ना है कि जितना सैंपल साइज बढ़ेगा, जिस प्रोपोर्शन में अगर सैम्पलिंग यूनिट्स जो है वो 10 गुना बढ़ जाएंगी, तो फिर सैंपल का साइज भी मतलब 10 गुना बढ़ जाएगा अगर पॉपुलेशन में यूनिट्स बढ़ जाएंगी। नहीं, तो आप बताओ ये ट्रू है ये गलत है, स्टेटमेंट आर ट्रू, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्लियर हुआ कैसे? राइट, चलो अब देखो, अब मुझे फिर इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। एन इंक्रीज इन टॉलरेबल लीड्स टू इंक्रीज इन सैंपल साइज। इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है भाई कि टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। नहीं, हमने तो पढ़ लिया ई और टी एंड एस आर, है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये तो गलत है स्टेटमेंट। चलो, एन इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर उसको तसल्ली ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो लीड्स टू डिक्रीज इन सैंपल साइज, ये तो गलत है। अगर उसको ज्यादा तसल्ली चाहिए तो फिर तो उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑडिटर एक्सपेक्ट्स, तो अगर एक्सपेक्टेड एरर ज्यादा है टू द पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैंपल साइज, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। चलो अब ढूंढो किसमें 1 और 2 गलत है और स्टेटमेंट 3 ट्रू है। आसान, पर मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपने एक भी स्टेटमेंट में गलती कर दी तो आपका सारा का सारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो रिजल्ट्स को तो कौन सा सही नहीं है? सही है वाला नहीं पूछा बेटा इसने, कौन सा सही नहीं है ना। द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद एनॉमलस मिस स्टेटमेंट इज ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्टेड लगाते हैं और फिर अगर एनॉमलस कोई अनोखा होता है उसको जोड़ देते हैं। नाउ in case projected misstatement combined with anomalous misstatement exceeds, अगर ये दोनों मिलाकर एक्सीड कर रहे हैं हमारे टॉलरेबल को, तो अगर टॉलरेबल को एक्सीड कर रहा है तो हमें काम ज्यादा करना होता है ना। याद आया? द सैंपल प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। नो, क्योंकि तब हमको काम ज्यादा करना पड़ता है, तब हमको काम एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स करने होते हैं। क्योंकि अगर चीजें टॉलरेबल लिमिट के विद इन है तभी तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही चीज गलत है, उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा था। राइट, चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। द क्लोजर द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज टू टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इट इज मोर लाइकली दैट एक्चुअल मिस स्टेटमेंट मे एक्सीड। ये तो मैंने आपको बताया है ना। अगर इसके आसपास का शक होगा, टॉलरेबल लेवल के आसपास का शक होगा, तो हो सकता है एक्चुअल काम करते तो पता चलता है कि मिस स्टेटमेंट कहीं ज्यादा है। राइट, जितना पास होंगे उतना। नाउ उसके बाद कहता है, तो ये तो स्टेटमेंट एज सच ठीक है। Now, in case the projected misstatement is greater than expectation, the auditor may conclude there is unacceptable sampling risk. बिल्कुल, और तब उसको क्या करना पड़ता है? काम ज्यादा करना पड़ता है। तो वो भी ठीक है। तो आपके पास गलत कौन सा निकला? ये वाला, कि अगर वो एक्सीड करता है तो वो सैंपल को ठीक मान लेगा। नहीं, अगर एक्सीड करता है तो उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी लिखा हुआ है इवेल्युएटेड वाले के अंदर, किताब के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट इन रिलेशन टू ब्लॉक सैम्पलिंग। ब्लॉक जो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आइटम हम उठा रहे थे, याद आया? इससे 530 का एक मैथड, एंड ऑडिट सैंपल ड्रॉन यूजिंग दिस। तो ब्लॉक सैम्पलिंग में सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कॉन्टिजियस यानी लगातार आइटम होता है, तो ये तो ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशंस from which audit samples are drawn are structured in a way that item in a sequence can be expected to have similar, आसपास की चीजें सिमिलर होती हैं और इसीलिए हम ब्लॉक को ज्यादातर यूज नहीं करते। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो हम कहते हैं रैंडम सैंपल सबसे अच्छा होता है। दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ब्लॉक जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते। नाउ कहते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग सिंपल होता है और आसानी से, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमको कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगाने ही नहीं पड़ते हैं। इट इज जनरली एन एप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन, जहां ऑडिटर वैलिड इन्फ्रेंस निकाल लेता है एंटायर पॉपुलेशन से।
जनरली एंड एप्रोप्रिएट। पर एक बात सुनो बेटा, जनरली एंड एप्रोप्रिएट तो नहीं है, जनरली एंड एप्रोप्रिएट तो रैंडम होता है, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल क्यों नहीं है? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्योंकि दिस इज जनरली बायस्ड, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं तो बिकॉज इट मे नॉट बी, जो ब्लॉक सैंपल के बेसिस पे दैट मे नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, और इसीलिए इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, राइट? चलो अब आया हमारे पास कंसिडर द बिलो स्टेटेड स्टेप्स। हाय राम, कौन सा लॉजिकल ऑर्डर है? आपको पता है आपने शुरू के फर्स्ट पेज पे जो टॉपिक दिया उसमें लॉजिकल ऑर्डर पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलो आप मुझे बताओ, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले क्या परफॉर्म कर लोगे ऑडिट प्रोसीजर? कभी भी पहले तो सैंपल बनाओगे, उसके बाद तो प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो ये स्टेप 1 जिसमें पहले दिया ये तो हो गए बेकार भाई, ठीक है? अच्छा वैसे भी सोचो प्रोजेक्ट, अरे सैंपल बनाने से पहले अनुमान कैसे लगा लोगे कि 30 में से इतने तो इतने में से? अगर सैम्पलिंग की क्लास बहुत अच्छे से देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब जिसमें स्टेप 2 दिया ये भी गलत हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं, राइट? स्टेप 3 सैंपल डिजाइन करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे। हाँ, सैंपल डिजाइन करेंगे, फिर स्टेप 1, फिर उसके बाद हम उन सैंपल में आइटम्स के ऊपर प्रोसीजर्स करेंगे, फिर प्रोसीजर्स करने के बाद में हम देखेंगे क्यों गलतियां हुई हैं, फिर जो गलतियां हैं हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद में हम पूरे हमारे रिजल्ट्स हम लोग को पता चल जाएंगे। तो आप बताओ ये वाला। अच्छा आपको समझ आया कैसे? जब तक सैंपल डिजाइन नहीं करोगे तब तक परफॉर्म कैसे कर लोगे प्रोसीजर? देखो अगर किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो गलती कर सकता ना, आंख बंद करके किसी भी ऑप्शन को टिक कर आएगा, राइट? तो ये वाली चीज, ठीक है? तो प्लीज मार्क्स पूरे लेकर आने हैं। क्यों गलत हुआ अभी समझ आया ना? ग्रेट। चलो उसके बाद ये वाला आप आराम से कर सकते हैं, करने को तो सारे ही कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आंसर्स दिया हुआ है। One Mr. K, senior faculty at Board of Studies of ICAI, had prepared a lecture for some of the students, नए student आए भाई, who had just enrolled for Chartered Accountancy course to be hosted on online platform. The lecture pertained to basic theme of overall objectives क्या होते हैं in accordance with essay 200. As it was the first lecture of the session, an inexperienced person था जो उनके ऑफिस में था, उसने कुछ मिस्टेक कर दी कुछ कीवर्ड्स में, हाय और रब्बा, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक भी कर दी। तो और उसके बाद वो सब ऐसे आपको नज़र आ रहा है, ये पैरा 1 है, ये पैरा 2 है, ये पैरा 3 है, ये थोड़ा लेंदी है मैं आपको बता रही हूँ, 4 है, ये पैरा 5 है, ठीक है? आप एक काम कर सकते हो, आप पहले इसको रोक करके चाहे पढ़ भी सकते हो, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाती हूँ। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एम्ब्रेस द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एम्ब्रेस थोड़ी होता है, एनहांस होता है, लेवल बढ़ाने के लिए, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। इट इज अचीव्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय द ऑडिटर ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल क्रिटिकल रिस्पेक्ट। मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया क्रिटिकल, मैंने तो मटेरियल पढ़ाया है। इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अभी तक तो ठीक लग रहा है। एज टू वेदर द फाइनेंशियल statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud and error होता है, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the FRF and to report on the financial statements and corroborate। रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करके मिलाएगा थोड़ी ना, रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेगा, रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेगा जो भी फाइंडिंग होगी। चलो मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो मुझे याद है, कोई नहीं। फिर कहते हैं सीज रिक्वायर द ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड कंप्लीट एंड करेक्ट एविडेंस। हमने तो हमेशा भाई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ही पढ़ा है। टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, दैट इज अ रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन एप्रोप्रिएट ओपिनियन, inappropriate opinion when they are materially misstated।
critical नहीं है. Okay, to reduce. Then audit risk is a function of ROM and detection risk. It relates to, oh God, चलो एक काम करते हैं, आराम से पढ़ते पहले इसको, नहीं तो इसको रीड करते करते टाइम निकल जाएगा. देखो प्रोबेबल एरर, एम्ब्रेस की जगह एनहांस लगेगा. देखो अभी तक तो एक बात तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. हाँ बिल्कुल सही बात है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, डिग्री बढ़ाता है. इन ऑल क्रिटिकल रेस्पेक्ट, तो क्रिटिकल की जगह पर क्या लगेगा वर्ड, मटीरियल लगेगा, मटीरियल लगेगा, मटीरियल लगेगा, मटीरियल लगेगा. ओके, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, मिस्टेक एंड एरर, तो वेदर ड्यू टू फ्रॉड, मिस्टेक और एरर, ये तो गलत हो गया. वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, अभी तक तो ठीक लग रहा है. फ्रॉड और एरर, फ्रॉड और एरर, अभी तक तो ठीक लग रहा है भाई, है ना. आगे कहता है फ्रॉड एंड एरर. आप यहाँ कहते हैं ड्यू टू फ्रॉड और मिस्टेक तो होता नहीं है. तो आप बताओ, अब यहाँ जाके ये भी खत्म हो गया और यहाँ जाकर के और ये भी खत्म हो गया. अब चॉइस बची इसमें और इसमें. क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पे भी मिस्टेक तो होता नहीं है, राइट. अब चलो, अब कहते हैं टू कोराबोरेट, तो मिलाता थोड़ी ना है, वो तो कम्युनिकेट करता है एज पर एसेस. तो एग्जैक्ट जो उन्होंने लाइन उठाई है ऐसे 200 में से वो ये है. देखो यहाँ पर थोड़ा सा जितना ध्यान से पढ़ा हुआ होगा उतना जल्दी आप इसको कर जाएंगे, राइट. मिस्टेक की वजह से कैसे गलत हुआ. आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल एंड करेक्ट स्टेटमेंट एज पर एसे 200 इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन सब्जेक्ट मैटर इन पैरा 2. कंप्लीट एंड मीनिंगफुल एविडेंस, गलत. सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ढूंढो जरा. कंप्लीट एंड एग्जैक्ट एविडेंस, गलत. सफिशिएंट एंड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, गलत. हमेशा एविडेंस कैसा होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. बोलो जी, कुछ समझ में आया आपको. ऑडिट एविडेंस, अब आगे का भी पढ़ लो, ठीक है. नीड टू रिड्यूस रिस्क दैट ही एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. बिल्कुल ठीक है. अब ये समझ आई बात, इजी, ठीक है. क्यों गलत हुआ ये भी ठीक समझ में आया, क्योंकि एविडेंस हमेशा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होते हैं. चलो 14.3, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी इरोनस. मे और मे नॉट बी इरोनस, जो गलत हो भी सकता है और गलत नहीं भी हो सकता है वाली बात, ठीक है. चलो अब ये क्या कहता है, देखो पर बाद में कहता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कौन सी बात आपको ठीक लगती है, तो हमें सही ढूंढना है ऑप्शन. देखो स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं. 1 कहता है डिटेक्शन रिस्क रिलेट्स टू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान. ना, डिटेक्शन रिस्क तो सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स, ऑडिटर के प्रोसीजर्स का होता है, तो ये तो गलत हो गया. इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर डिपेंडेंट अपॉन ऑडिट. नो, IR एंड CR तो रॉम होते हैं. रॉम इज ऑलवेज प्रायर टू ऑडिट. ऑडिट से पहले हम उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं. याद आया. द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट. सो ये कहता है DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू रॉम. ना, DR तो हमने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है रॉम के. तो आप बताओ, ये तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए बेटे, गलत हो गए. समझ आ गया. देखो सारे में से पूछ लिया उसने आपसे. आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स टू रिप्लेस अंडरलाइन इरोनस वर्ड इन पैरा 4 इन द सेम ऑर्डर जिसके अंदर वो आए हैं. चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, पैरा 4 में अंडरलाइन वर्ड्स देखने पड़ेंगे हमको. ऑडिटर कैन एलिमिनेट ऑडिट रिस्क. पहली बात तो एलिमिनेट कभी नहीं कर सकता है वो, ऑडिटर रिड्यूस जरूर कर सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पे कंक्लूजन होते हैं वो कंक्लूसिव ना, एविडेंसेस तो परसुएसिव होते हैं. फर्दर द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद एविडेंस दैट इज लेस देन. तो एविडेंस तो हमेशा परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव तो कभी भी नहीं होते. दोनों बार जो कंक्लूसिव लिखा है वो गलत लिखा हुआ है. अब चलो अब पढ़ करके चलते हैं. देखो पहली बात तो फोर्थ क्या है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, केवल रिड्यूस. ऑडिटर कभी भी खतरा प्रिवेंट नहीं, तो रिड्यूस, परसुएसिव एंड परसुएसिव. कभी भी एविडेंस के साथ बाइंडिंग या कंक्लूसिव वर्ड तो लगता ही नहीं है ना. इजी, समझ आया, आसान. चलो कंसिडर accompanying underlined statement. The essays deal with general rights. ओए,
राइट थोड़ी बताता है ऐसे, तो हमको हमको कैसे काम करना है, हमारी ड्यूटीज क्या है, क्योंकि ऐसे में क्या लिखा होता है, ऑडिटर शैल, तो वो तो ऑडिटर के सारे ड्यूटीज बताता है, एज वेल एज फर्दर कंसिडरेशंस रेलेवेंट टू दीज थिंग्स। तो आप बताओ, दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट ही होगा। समझ आया क्यों? क्योंकि वो आपको राइट थोड़ी ना बताता है, राइट्स की बातें थोड़े बताता है आपको। राइट तो हमारी मर्जी, हम चाहे उसको फॉलो करें या नहीं करें। यहाँ तो ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, बीच बीच में से जो है कर सकते हो ना, राइट। चलो, आप कहते हैं मैसर्स अरुण करुण एंड एसोसिएट हैव बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एक काम करें, इसको आप खुद से पढ़ो, ठीक है। तो मैं चुपचाप रह के रीड करती हूँ, अंडरलाइन में चुपचाप रह के करूंगी, आप भी चुपचाप से पढ़ो। अगर और ज़्यादा पढ़ने का लग रहा है तो आप पढ़ सकते हो। देखो, उसने प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों को कंपेयर किया, एक्सपेंडिचर, और फिर उसके बाद उसने देखा रीजंस है, कुछ एनालिटिकल चीज़ें करी। एनालिटिकल तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सब चीज़ों का ही चलता है। फिर उसके बाद आप देखो इंक्रीमेंट्स हुए हैं, उसने WRs लिए, कैश कई सारी जगह पर है, तो मेन कैशियर, पेटी कैशियर, इंप्रेस बैलेंसेज हैं, वो सब हैं, और उसने ये सब कंप्लीटनेस चेक की। चलो, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्शन एनालिसिस और रिलेटेड वेरिएंस है, तो उससे में से आपको क्या ठीक लग रहा है? मिस्टर दिस नीड नॉट वेस्ट इट्स टाइम इन प्रोडक्शन एनालिसिस, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। नहीं, देखो, हम तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सब चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करना हमारा ड्यूटी है। ही शुड परफॉर्म प्रोडक्शन एनालिसिस एंड डिस्कस द रीजंस। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि अगर कहीं पे रीजंस हैं तो हमें डाउट होता है, देयर कुड बी गड़बड़े हो सकती हैं, राइट। पहले बताओ, बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। आप आगे कहते हैं दे शुड मेंशन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। क्यों मेंशन क्यों करेंगे? हम तो नहीं मेंशन करेंगे, हम तो मेंशन तब करेंगे जब नॉन कंप्लायंस विद FRF होगी। एंड कॉस्ट ऑडिटर के ने मेंशन किया या नहीं, ये हम देखने। क्यों? हम कौन सा कॉस्ट ऑडिटर से बात करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर को जाके कुछ बोलते हैं? तो बस हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप दैट इज ओके। चलो, विद रिस्पेक्ट टू कैश बैलेंस 3 जगह पर है। द कैश बैलेंस विद कैशियर, पेटी कैशियर एंड इम्प्रेस बैलेंस शुड बी चेक साइमल्टेनियसली। बिल्कुल ठीक। हमने जब पढ़ा था ना कैश आइटम्स को कैसे चेक करते हैं, तो भी जो जितने कैश आइटम्स है सबको साथ में। अदरवाइज क्या होगा, जब हम पेटी कैशियर के पास कैश चेक कर रहे होंगे और हम दूसरे कैशियर के पास जाएंगे, तो वो पेटी कैशियर के पास से कैश ला करके हमको दे देगा। तो बिल्कुल ठीक बात हमको अभी तक लग रही है कि भाई उसको जो इम्प्रेस बैलेंस है वो चेक करना चाहिए साइमल्टेनियसली। ओ माय गॉड, अच्छा ये तो कई सारे स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं आपसे कि स्टेटमेंट बताओ आपका क्या है। द कैशियर शुड बी प्रेजेंट जब कैश काउंट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात लग रही है ना। और साइन मतलब उनकी उपस्थिति में हमने ऐसा किया। सिंस द कंपनीज हैविंग मोर देन 1 कैश बैलेंस, ही शुड आस्क द मैनेजमेंट टू गेट इट वेरीफाइड। नहीं, मैनेजमेंट वेरीफाई क्यों करेगा? कैश तो हमेशा रिस्की आइटम होता है, हमको खुद से ये काम करना चाहिए, राइट। या
सीए अरुण कैशियर को बोल देगा तुम खुद कर लो चेक। क्यों भाई, ये काम तो हम खुद से करेंगे, ये काम तो बाय ऑडिटर। क्यों, क्योंकि कैश इज ऑलवेज अ रिस्की आइटम। तो आप बताओ कौन से वाले स्टेटमेंट ठीक है? सो स्टेटमेंट ओनली 1 एंड 2 वाले ठीक हैं। ना हम मैनेजमेंट को बोलेंगे 3 में, ना हम 4 में कैशियर को बोलेंगे। समझ आया? ग्रेट। ठीक, चलो वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बाय द ऑडिट टीम। मतलब अब जो उन्होंने सबको चेक किया, सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को चेक किया, ऑल। तो आप बताओ ऑल का मतलब वैल्यूएशन है, कंप्लीटनेस है। देखो एजर्शन, तो ऑल, कोई भी आइटम छूटी नहीं हो, सो दैट रिलेट्स टू द कंप्लीटनेस। अमाउंट की बात थोड़ी कर रहे हैं, और एग्जिस्टेंस तो होता भी नहीं है। वेरीफाइंग वेदर employee benefit expenditure, now please tell me, employee benefit expenditure has been fairly allocated between the operating expense, incurred and general expense addressed। यानी जो चीज जहां पे है वो वहां पर दिखाई हुई है। ठीक है, जैसे दिखाना जाना चाहिए वैसे वहां पर दिखाया हुआ है। कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, अकरेंस की बात नहीं, सबसे ज्यादा कौन सी बात? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कौन बात कहां पर मेंशन की गई है, इसकी बात आएगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ HKM। देखो रेवेन्यू रिजर्व नॉर्मल, रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज टू सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट इन लीनियर्स का मतलब जब कम प्रॉफिट आता है, बिल्कुल ठीक बात। रेवेन्यू रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं ऑगमेंट? यानी इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। वर्किंग कैपिटल की तो वर्ड्स यूज हो सकता है। रेवेन्यू रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू फाइनेंस, गलत है। रेवेन्यू रिजर्व तो फ्रीली यूज कर सकते हैं टू जनरली स्ट्रेंथन। रेवेन्यू रिजर्व तो होते ही स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप बताओ फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हुए। रेवेन्यू रिजर्व्स पे जैसे P&L के बैलेंस वगैरह पे, जनरल रिजर्व्स पे इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना होती हैं। देखो अब बताओ, रेवेन्यू रिजर्व भी पूछ लिया इस क्वेश्चन में उसने आपसे, एजर्शंस के ऊपर भी पूछ लिया अलग अलग तरह से, फिर कैश की चेकिंग कैसे करते हैं ये भी पूछ लिया आपसे, और क्या उसकी ड्यूटी एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेटेड ये भी पूछ लिया। सो आई थिंक अब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल गई ना कि उन लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, सो अगेन हम जैसे ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट कितनी रिमेनिंग है कितनी नहीं, ये सब आपको मैंने कराया हुआ है। दिस क्वेश्चन यू कैन डू वेरी वेल, वेरी इजीली आप इसको कर सकते हो। 143 में कौन सी कंपनी, लिमिट्स पूछी है सीधा सीधा आपको, है ना। सो आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल वंस। नाउ कमिंग टू 19th, तो जो छूटे हैं बीच में उनको खुद से करिए। आई टोल्ड यू कि हम इसमें से करीब 40% केसेस में आपको करा देते हो इधर से। मैसेज PQR तो आधे तो आप कर ही लेंगे। Messrs. PQR and associate are appointed. Okay, the team consists of PQR, all chartered accountant. भाई साहब इतने सबको लेके गया। Mr. P, one of the engagement partner, briefed the audit staff about various items of financial statements and various aspects to be covered in the audit of the company. ठीक है, क्या क्या आइटम्स आपको करने हैं, सारी की सारी बात उसने अपने स्टाफ को समझा दिया। मिस्टर पी ने बताया वर्किंग पेपर, एविडेंस, फाइल, कंप्लीशन मेमोरेंडम जिसमें समरी लिखते थे, बहुत सारी चीज़, और ऐसे भी बताए। हे भगवान, यानी सब भी पूछेंगे लोग हमसे। फिर उनको रॉम भी समझा दिया, क्या छोड़ा। चलो उसके बाद प्रोसीजर्स भी बताए कैसे कैसे करते हैं, खूब सारी तरह के रिस्क भी बताए, पूरी ऑडिट समझा दी भाई लोग ने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी बता दिए, जैसे आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 में, to understand the entity and environment so as to assess and identify and assess the risk of material misstatement। फिर उनको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में बड़े पर्टिकुलर है कैसे लगाने हैं। अब इसको आंसर करो। ओके, 19.1 डैश इज द समरी ऑफ मैटर्स। समरी, ऑडिट फाइल तो डिटेल्ड होता है, प्रोग्राम स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो समरी तो आपके पास बताओ, समरी जो भी चीज़ की होती है, कंप्लीशन मेमोरेंडम ही होता है। कंप्लीशन मेमोरेंडम में हमने पढ़ा हुआ है जो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्ड होता है उनका कंप्लीशन मेमोरेंडम जिसमें हम समरीज लिखते हैं। ग्रेट। द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एजर्शन दैट कुड बी मटीरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल से पहले का खतरा।
चलो बताओ, इंटरनल कंट्रोल को छोड़ दो, उससे पहले का खतरा, बिफोर कंसिडरेशन। तो आप बताओ जरा, इंटरनल कंट्रोल से पहले का खतरा, याद करो टेबल वाली चीजें, IR, इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल फेल होने का खतरा तो कंट्रोल रिस्क होता है। नाउ ऑडिट प्रोसीजर सब पूछ लेंगे वो आपसे पूरे सिलेबस में से। कंसिस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर, बिल्कुल ठीक बात। हमने जो फ्लो चार्ट बनाया वो भी ऐसे बनाया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और अदर, और फिर अदर के अंदर हमने बनाया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंशियल, फिर वो सब हमने बनाया हुआ है, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड, बिल्कुल ठीक बात। तो अब आप बताओ, तो ये जो फ्लो चार्ट आपने बनाया हुआ है ये तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा 19.3 के लिए। तो आप बताओ, सब्सटेंशियल प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल, जैसे हम वाउचिंग वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी एक तरह के, क्योंकि उनको भी हम सैप्स बोलते हैं। सो बोथ आर करेक्ट। ये आपको जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं। डैश रेफर्स टू, चलो ये मैं आपसे पूछती हूँ, प्रोसीजर्स परफॉर्म किए टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग दिस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉम। ऐसे 315 नहीं लग रहा, उठ करके आ गया है ना? तो आप बताओ कौन सा प्रोसीजर है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। हमने इसकी डेफिनेशन करी थी ना कितने सारे स्टेप्स में, है ना? तो ये कोई प्रोसीजर की भी नहीं है, डेफिनेशन इसकी भी नहीं है। नाउ वी कम टू 19.5, substantial procedure alone can provide sufficient and appropriate evidences, बिल्कुल भी नहीं। alone कैसे कर सकते हैं? आपको तो पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उसके बाद में अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो वो भी करना पड़ता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल ठीक बात कि इंटरनल कंट्रोल सही है, यानी प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, बिल्कुल ठीक बात। ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसको बढ़िया से दिया हुआ है इन लोग ने। सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा ये आया, ये क्यों गलत है? क्योंकि अलोन वर्ड यहाँ पे दिया था, ठीक है ना? चलिए जी, इसके बाद आपका 19.5 हो गया, दैट्स इट। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू 20। मैम आप लगातार वाले क्यों करा रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा डिफरेंट होगा इसलिए करा रहे हो, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स ने देखा कि लीगल एक्सपेंसेस हैं बीइंग चार्ज टू रेवेन्यू, यानी बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, लिटिगेशंस चल रहे हैं, ओके, झगड़े चल रहे हैं। फर्दर UVW एंड एसोसिएट ने नोटिस किया मेजर चेंजेस हैं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में। अच्छा, तो ऑडिटर ने सोचा हम बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे और साथ में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसको हम WR या MRL बोलते हैं, वो भी ऑब्टेन करेंगे। फिर उन्होंने देखा कुछ रिलेटेड पार्टी, हे भगवान कुछ नहीं छोड़ने वाले, ये तो रिलेटेड पार्टी भी पूछ बैठेंगे 550, और आप कहते हो मैम स्टैंडर्ड कितने आते हैं है ना? ठीक है, ट्रांजैक्शन है इनके बीच में। ओके, ऑडिटर को कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट, तौबा, कौन सा इससे आया दिमाग में? 560, वेरी गुड, ठीक है, कुछ आउटकम जो है। फिर उनको लग रहा है लिटिगेशन जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं उसका गोइंग कंसर्न 570 में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। देखो कोई एससी का नंबर नहीं दिया उन लोग ने, पर क्या आपके भी माइंड में थोड़ी थोड़ी बातें आ रही हैं? मुझे तो लग रहा है आनी चाहिए। चलो अब आप बताओ, देखो कोई केस स्टडी ऐसा नहीं, अगर आपके स्टैंडर्ड्स पे बहुत अच्छी पकड़ है, जिस बच्चे की पकड़ है वो तो नहीं कर पाएगा, देखो, बट अगर आपने क्लासेस बहुत अच्छे से की हैं जैसे जैसे मैंने कराई है, तो आपको कोई रट्टाफिकेशन की भी जरूरत नहीं थी। आपको अगर सिर्फ क्लास के कॉन्सेप्ट भी समझ में आए तो भी आई एम वेरी श्योर आप इसको कर जाओगे। Although WR provides necessary evidence, they do not provide sufficient on their own. यानी WR दूसरे एविडेंसेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने SC 580, याद है कितना डिटेल में हमने इसको पढ़ा था, ये ठीक। WR में नहीं शामिल होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एजर्शन या सपोर्टिंग बुक्स, WR तो वह पत्र होता है। याद आया? ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको किताब में अंडरलाइन तक कर कर के समझाए हैं, इनको हमने अलग से समझा था, इसके ऊपर तो हमने केस स्टडी भी कितनी सारी करी थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आप बताओ? दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देखो ऐसे का नंबर दिमाग में आना चाहिए आपके,
आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। द ऑडिटर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम। देखो आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम, बेटा आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम की बात सुनते मेरे दिमाग में 501 आएगा, आइडेंटिफिकेशन, पहचानो। पहले मैनेजमेंट से पूछो, ये बिल्कुल वही तीनों पॉइंट्स दिए हुए जो धर में है। आप रिव्यू करो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को, आप उनकी मीटिंग के मिनट्स, क्यों? क्योंकि केसेस वहां पे डिस्कस होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ अबव। वैसे भी अगर आप जरा सा भी भूल भी गए हो तो अगर आप 501 देखिएगा तो उसमें एग्जैक्टली यही दिए हुए हैं, है ना। चलो 20.3, ये पहले आप बताओ, मैं नहीं बता रही आपको। ये देखो, ये उन्होंने पूछा 501 पे से, अब ये 505 पे से पूछ लिया। आप बताओ, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्ड करना है अगर एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, बोथ केसेस में, नन में। ध्यान आया? कितना डिटेल में कराया था इसको तो आपको, लिखा लिखा के उनकी क्या लैंग्वेजेस होती है, ये वाली बात भी। अगर आपने सही जवाब दिया तो खुद को 2 बार वेरी गुड जरूर बोल लीजिए। चलो फिर 505 पे से इन लोग ने बोला अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, यानी कंफर्मिंग पार्टी, जैसे आपने डेटर को पत्र डाला तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और फुल्ली रिस्पॉन्ड या पूरी बात नहीं लिख रहा है, इज अ केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। हाँ, तो जब हमें जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब नॉन रिस्पॉन्स, और नॉन रिस्पॉन्स में हम काम और कुछ करके देखते हैं कि अगर जवाब नहीं मिला तो क्या करना है। एंड अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतभेद। आपको याद है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को याद करो, बिल्कुल लास्ट में दिया है 505 के नोट्स में, जब हम एक्सेप्शन बोलते थे अपवाद, तो इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, दोनों सेंटेंस एज इट इज के एज इट इज आपके 505 के हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? रिलेटेड पार्टी। अब देखो इनकरेक्ट वो होगा रिलेटेड पार्टी का जो 550 में नहीं लिखा होगा। तो आपके दिमाग में 550 आना चाहिए क्लास का। मेनी रिलेटेड पार्टीज आर इन नॉर्मल कोर्स, हो भी सकती हैं। रिलेटेड पार्टी में नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल शुरू में यही पढ़ाया था। इन सम सर्कमस्टांसेस दे में गिव राइज टू हायर, और कभी कभी वो ज्यादा खतरे को, ज्यादा खतरा होता है। क्यों खतरा होता है? क्योंकि मिली भगत करके गड़बड़ करने का खतरा ज्यादा होता है। नन ऑफ अबव, तो नन ऑफ अबव क्यों? क्योंकि तीनों सेंटेंसेस आपके 550 के हैं। किताब खोलिए, कुछ भी डाउट है, कई बार हो जाता है ना आपके दिमाग से 550 की बात थोड़ी सी निकल गई। 550 में ये दिया है, दो मेनी रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस आर इन नॉर्मल कोर्स बट गिवन द नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दे मे नॉट बी कंडक्टेड, है ना। चलो ग्रेट, तो आपके पास पूरी की पूरी बात वो की वही आ गई 550 की। अब देखो 21 आप खुद से कर सकते हैं, आसान से हैं। अब तक तो वैसे भी आप लोग अपना IT भी पढ़ ही जाते हो, EIS IT जिसको बोलते हो, तो वैसे भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप देखो ना ये वाले, ये आपके एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ये तो इतने करे हुए हैं हमने कि मैं आपको क्या बताऊं। फेस वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं, कितने दिन का वक्त मिलता है, अगर रिलेटिव एक्वायर कर लेता है तो उसको करेक्शन करने के लिए 60 दिन का, ठीक है। ना करते हुए भी देखो ये वाले हो ही गए। शेयर होल्डिंग ऑफ रिलेटिव एक्सीड करती तो कितने डेज मिलते हैं, 60। रिलेटिव के लिए द थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी वैल्यू कंसिडर करते हैं, सो फेस वैल्यू होती है, राइट। सो आई थिंक यू कैन डू दैट एट योर ओन, ओके। सो नाउ वी आर कमिंग टू 26 पर आते हैं, ओके, ठीक है। Z Software Limited is appointed Ram Lakshman and Associate as its auditor. ठीक है जी, राम जी और लखन जी। मिस्टर द ऑडिट वुड कवर ऑल द यूजुअल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बट वुड बी मोर फोकस्ड ऑन सिस्टम्स ऑडिट एट जेड सॉफ्टवेयर इज अ कंपनी विच मेंटेन्स इट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सटेंसिवली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओ कंप्यूटर जैसी भाषा आ जाएगी अब इसके अंदर। तो चलो, द प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग एंड डिसीजन आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। 315 और 330 कहते हैं आपको रिस्पॉन्ड टू रिस्क करना है। पहले तो 315 में रिस्क असेसमेंट करना है और 330 में रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। राम लखन ने बोला कि दे हैव नॉट कैरीड आउट सिस्टम ऑडिट इन डिटेल। द टूल्स एंड टेक्निक्स जो भी यूज की जा सकती हैं
टू डील विद द इरोमिनस डेटा, वो ब्रीफ टू द ऑडिट स्टाफ को बता दिया, फिर भी उनको बहुत सारी क्वेरीज। हम जैसे कैट्स नहीं पढ़ते थे, है ना, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वगैरह वाली चीज़ें। चलो अब आप आंसर करो, देखो आराम से। यहाँ डिपेंड करेगा आपका वो आईटी वाला चैप्टर कितना अच्छा है। देखो, डैश आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन। अगर कोई चीज़ मैनी एप्लीकेशन को रिलेटेड है तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल तो हो नहीं सकती है। आप बताओ भला, एप्लीकेशन तो नहीं हो सकती, बहुत सारी एप्लीकेशन पे, तो वो तो जनरली हो सकता है ना। सपोर्ट जनरल जो पूरे एनवायरनमेंट पे जो परवेसिव होते हैं, सारे में फैले होते हैं। हमने जनरल और एप्लीकेशन वाली चीज पढ़ी होती है। चलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम, ये कंट्रोल लगाए जाते हैं कि प्रोग्राम वही, एक्सेस का मतलब वही देखेगा, वही जा करके उसको एक्सेस करेगा, एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड, जैसे आईडी पासवर्ड, एंड ऑथराइज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो कोई डेटा सेंटर या चेंज, ये तो एक्सेस सिक्योरिटी ही हुई ना। देखो कहाँ से हमने नाम पकड़ा, आपको समझ में आ रहा है बेटे? सो ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास में, एक्सेस सिक्योरिटी। टूल्स एंड टेक्निक्स जो ऑडिटर यूज करता है, अब बताओ आप। देखो, आपको हमने कैट्स पढ़ाया है, कैट्स बताया है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, तो अब आप इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, जिसको हम कैट्स बोलते हैं, और ये तो नाम नहीं था, राइट? चलो ग्रेट। अब बताओ, डैश इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब अ वेरी लार्ज कंप्यूटर। अरे बाबा, ये तो मैं अगर किसी छोटे से बच्चे से भी बोलूंगी तो वो भी बता देगा कि बहुत बड़े कंप्यूटर को एप्लीकेशन थोड़ी बोलते हैं, मेमोरी थोड़ी बोलते हैं, ऑटोमेटेड थोड़ी, वो तो बड़ा वाला कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम। समझ आया? देखो, अब एक मैंने करा दिया, और आईटी रिलेटेड आप भी कर सकते हो। फिर डैश आर नीडेड, डैश आर नीडेड, ओके, टू सपोर्ट। तो अब आप बताओ क्या चीज चाहिए होती है? तो पता है, जब हम आईटी में बात करते हैं तो हमेशा जनरल आईटी कंट्रोल चाहिए होता है सपोर्ट करने के लिए, द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। बिल्कुल जनरल, जैसे डिपार्टमेंट पे कि हाँ जो भी पर्सन आएगा वो पर्सन ऑथराइज होगा नहीं, और एप्लीकेशन जो एक एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, जैसे अकाउंटिंग का अलग हो गया, सेल्स का अलग हो गया। सो जनरल आईटी कंट्रोल चाहिए होते हैं जो पूरे सिस्टम, पूरे कंप्लीट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने उसी चीज को बेसिकली उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। नाउ 27, ARG एंड एसोसिएट्स ऑडिटर हैं, उन्होंने अपने नोट्स बनाए और अपनी रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एज पर 700 वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं, हमको पता है 700 क्या है। देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन है उन लोगों में फॉर्मेट को लेकर। अच्छा, मतलब ये हमसे 700 की सीरीज पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं भाई। ऑल्सो आगे कहता है, सिग्मा लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50 लाख अंडर PM मेक इन इंडिया सब्सिडी स्कीम फॉर एक्वायरिंग मशीनरी। सारी ग्रांट को P&L, अच्छा ये क्या तुम्हारी इनकम है जो तुमने सारी की सारी ग्रांट को P&L में डाल दिया? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात हो गई ना। आप गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट्स पढ़ते हो अकाउंट्स में भी। मिस्टर राम एंड श्याम, टू पार्टनर, डिफर ऑन पॉइंट रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ सिग्मा लिमिटेड। राम कह रहे हैं कि इससे क्वालिफिकेशन होगी, जबकि श्याम मना कर रहे हैं इस बात को। बेस्ड अपॉन दिस थिंग आप ये क्वेश्चंस बताओ हमको। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डैश ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद। चलो बताओ, ये तो 700 की भाषा है, यानी कंप्लायंस विद FRF हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो जब कंप्लायंस हुआ है तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अनमॉडिफाइड ही होगी, इजी। ठीक है, इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ 50 लाख। आप बताओ 50 लाख की ग्रांट मिली है, क्या सारी की सारी ग्रांट जानी चाहिए थी P&L में? नहीं। क्वालिफाई द रिपोर्ट, क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो एक बात तो ये सुनो, एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो गलत हो गया। चलो, क्वालिफाई द रिपोर्ट स्टेटिंग द फैक्ट दैट इनकम हैज बीन ओवर स्टेटेड, इनकम ज्यादा दिखाई है। नेट ऑफ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट दैट वुड हैव बीन वर्कड आउट, हाँ नेट ऑफ करके क्वालिफाई दैट इनकम हैज बीन अंडर स्टेटेड थोड़ी ना हो, ये इसलिए गलत है, इनकम तो ज्यादा दिखाई है उन्होंने।
जब उन्होंने, आपको समझ है, इनकम कम थोड़ी दिखाई है, इनकम तो ज़्यादा दिखाई है उन लोगों ने, जब उन्होंने ग्रांट पूरी की पूरी इधर में कर दिया। तो हम कहते हैं ना क्वांटिफाई करना चाहिए। अब चलो सोचो ये हो पाएगा कि नहीं। ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा कैसी ओपिनियन, व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड, उसको एविडेंस मिल गए और उसने कहा मिस स्टेटमेंट, मटीरियल भी है और परवेसिव भी है और मिस स्टेटमेंट भी है। यहाँ आपको कितना मैंने स्ट्रॉन्ग समझाया था ओपिनियन, और उसके फ्लो चार्ट्स वो सब काम आएंगे। तो बताओ मिस स्टेटमेंट अगर बहुत मटेरियल एंड परवेसिव होते हैं तो एडवर्स 705 की डेफिनेशन भी नहीं भूले होंगे अभी तो तुम लोग। ओ हेलो, भूल भी नहीं सकते, वो तो याद हो गई थी कि कभी भी सपने में भी लिख सकते हो। Assume Mr. Ram and Shyam from two different joint auditor, अगर वो एक ही फर्म के नहीं होते भाई, और अगर वो जॉइंट ऑडिटर्स होते, चलो देखते हैं किसको एसए का नंबर याद आएगा, कौन सा एसए था, जॉइंट ऑडिटर होते, आ गया याद। ओके, हाउ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी मेड इन सर्कमस्टांसेस व्हेन दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कितना आसान पूछ लिया, एसए भी पूछ लिया, 700 भी पूछ लिया, 705 भी पूछ लिया, 299 भी पूछ लिया। व्यू ऑफ मिस्टर राम प्रिवेल करता, बिल्कुल नहीं। जॉइंट ऑडिटर कॉमन पॉइंट पे आते, बिल्कुल नहीं। वो सेपरेट रिपोर्ट देते, कोई भी दूसरे से गाइड नहीं होगा, जो एक दूसरे से डिफर करेंगे वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट देंगे, कोई भी मेजॉरिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होएगा। याद आया 299 का कंक्लूजन, इसमें हमने अलग अलग से भी केस स्टडीज करे हैं। कम्युनिकेटिंग कैम, हाय राम, सारे पूछ बैठेंगे ये तो हमसे। सो कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, ये तो मुझे पता है, वो डिस्क्लोजर का भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, वो फॉर अदरवाइज मॉडिफाइड ओपिनियन का भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, वो अदरवाइज जो जी सेक्शन होता है गोइंग कंसर्न वाला उसका भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर 570 वाला, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ सेपरेट ओपिनियन, बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। तो इसमें से केवल बेटा कौन सा, देखो ये बिल्कुल 701 का जो शुरू में करा हुआ है, इसका हमने निमोनिक भी बनाया है ना, तो ये वही वाला है आपके पास में। सो दिस इज वेरी सिंपल वन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखिए, मेरे ख्याल से आपको भी अब तक समझ आ गया होगा, अगर आपके स्टैंडर्ड्स पे पकड़ अच्छी है तो आपसे हो जाएगा ये, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। जैसे कौन सा नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल, जितने कराए हुए तो कराए, और भी किसी से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो हम क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तो होते हैं, पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में नहीं होता फंडामेंटल प्रिंसिपल। स्केप्टिसिज्म या जजमेंट नहीं होता ना, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्किल, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली इस तरह की चीज हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलो, डी एंड कंपनी। सो डी एंड कंपनी क्या बोल रहे हैं आपको, अब कहता है डी एंड कंपनी ने कहा इट इज द ऑडिटर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, निरंजन ग्रुप्स। ओके, द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द रॉम, ओ माय गॉड, कर रहे हैं, और उन्होंने ये सर्कमस्टांसेस देखी, देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग, उसको लगा फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, देयर इज समथिंग अनयूजुअल, कुछ तो गड़बड़ है इन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द रिसीवेबल। डेट वाइज वेरिफिकेशन जब किया, उसको पता चला मिसमैच है डेट्स में, जब पैसा मिला है तब उन्होंने उसकी एंट्री नहीं की है। तो ऑडिटर ने एक पैटर्न देखा, उसको लगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है, एंड डिटेक्शन ऑफ दिस मिस एप्रोप्रिएशन इज प्रिवेंटेड। कोई मिस एप्रोप्रिएशन को पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि लोग बाद में उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं जिस दूसरे अकाउंट किसी कस्टमर के। ओहो, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड चल रहा है ये। एक के अकाउंट से पैसा मिला तो उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया टाइम के अकॉर्डिंगली, और फिर बाद में जब दूसरे से मिला तो उससे मिला हुआ दिखा दिया। ऑन डीपर स्क्रूटनी इशू 3, ऑडिटर को पता चला बहुत सारा बैंक अकाउंट है, ब्रांच ऑपरेशन इन टैक्स हैवन जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे टैक्स कम लगते हैं। ऑल्सो सिग्निफिकेंट खूब सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है। अरे बाबा, यानी उसको अवसर मिल गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। याद करो, हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसके पास में फ्रॉड करने की।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन उसको पता चला कोई प्रॉपर हायरार्की और अप्रूवल नहीं है। ओहो, यानी इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक। ऑडिटर को पता चला मिस स्टेटमेंट है असेट के वैल्यूएशन में, तो उसने फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया असेट्स का कैट्स को देख के। अच्छा, तो अब आप बताओ कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। देखो भाई ऐसा है, यहाँ तो सीधा ये तो फ्रॉड वाले चैप्टर के ऊपर है ना। तो आप बताओ इंसेंटिव भी होता है रिस्क फैक्टर, अपॉर्चुनिटी भी होती है, रैशनलाइज भी होता है, तो यही नहीं है। इजी है ना, यही तो 3 पढ़े थे हमने रिस्क फैक्टर्स। चलो इशू 2 में कौन सा है, हमने तो पढ़ लिया था टीमिंग एंड लेंडिंग मेथड है। पहले उसको क्रेडिट नहीं किया, बाद में जब दूसरे से मिला तब उसको क्रेडिट किया। विच इज इनकरेक्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन। 2 तरह के फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। So fraudulent reporting is achieved by manipulation, falsification or alteration of accounting record. ये तो ठीक लग रहा है। misappropriation, asset की चोरी करना, intentional misapplication of accounting principle. No, ये तो गलत है। मिसएप्रोप्रिएशन तो असेट की चोरी हो गई, डिफॉल्केशन हो गया। मिसएप्लीकेशन से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होती है। फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग इज अचीव्ड बाय ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये तो ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को लोग ओवरराइड कर देते हैं। एंड टू पे फॉर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, ये आपसे गलत पूछ रहे थे, टू इज अचीव्ड बाय कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, गुड्स आए नहीं, उनके लिए पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट किसी भी XYZ को कर दिया और उससे कैश में आपस में पैसे बांट लिए, तो कंपनी के असेट्स का या कैश का ही नुकसान हुआ। देखो ये सब ना एग्जांपल्स भी आपको कराए हुए हैं मैंने चैप्टर के अंदर जो फ्रॉड वाले में है। कई बार याद नहीं भी आते तो भी लॉजिकली सोच लो, जैसे अभी मैंने सोचा। इशू 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, 1 सेकंड के लिए इशू 3 वापस से देख लूं। टैक्स हेवन ऑन रिलेटेड, ओ अपॉर्चुनिटी होती है रिलेटेड पार्टी में तो ना, ठीक है। तो क्या है उनके पास इशू 3 में, कौन सी वाली चीज है? सो इशू नंबर 3 इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, अवसर है उनके पास, रिलेटेड पार्टी है, टैक्स हेवन्स है, तो वहां पे वो लोग अपनी इनकम्स को डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। इशू नंबर 4 भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। आप बताओ कौन सी कंडीशन है वो इशू नंबर 4? 1 सेकंड के लिए जल्दी से देख ले वापस से। 4 वेरिफिकेशन में पता चला कोई हिरार्की नहीं है और अप्रूवल्स वगैरह भी नहीं है, अप्रूवल्स भी नहीं है, कोई हिरार्की नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एब्सेंस हो रहा है और उन लोगों ने क्या चीज बोल दी है, कौन सी कंडीशन से ये वाली चीज हो रही है। देखो फिर वापस से एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो। 5 था या कौन सा था ये? नो अप्रूवल है, एक्सपेंडिचर सच एज ट्रैवल रीइंबर्समेंट के लिए भी कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं है, और ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट देखे, ठीक है, ओके। तो अब आप बताओ, ये बोल रहे इशू नंबर 4 की बात करूंगा मैं। इशू 4 भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। सो प्लीज अब आप ध्यान से सुनो, ये देखो कौन सा ठीक लग रहा है कौन सा गलत लग रहा है। देखो जब अप्रूवल्स ही नहीं होंगे, ना तो अप्रूवल्स हो रहे हैं ना ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है ना। सब लोगों को क्या लगेगा आप बताओ? सब लोग को ये वाली बात लगेगी कि अरे कोई अप्रूवल्स नहीं मांग रहा है, कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। सो व्हेन देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल्स और लेस इंटरनल कंट्रोल, तो सब लोगों को अवसर मिल जाता है। आई होप दैट इज ओके, ठीक है। और फिर वो लोग मिसएप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, राइट। देखो ट्रैवल के झूठे झूठे खर्चों के बिल डाल देंगे, झूठे झूठे खर्चों के बिल रीइंबर्स करा लेंगे उन लोग। आई होप ये बात क्लियर। चलो गुड। अब इसके बाद हम करते हैं 31। देखो जो मैंने मार्किंग किया है। के इज द CA फर्म बेस्ड इन न्यू दिल्ली, दे वर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ महालक्ष्मी बैंक। आप अगर चाहते हो तो क्लास रोक के बीच बीच में अभी तक जितने करा उनको रिवाइज कर सकते हो, आधे तो हो ही जाएंगे आज, ठीक है। बाकी आप एक बार उसको फटाफट से इस बुकलेट को पढ़ जाओगे, अपने आप से काम चल जाएगा।
अब आपको करने का तरीका तो क्लियर है ना, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो पहले एक बार किताब से पढ़ लो आफ्टर हैविंग अ गुड डिस्कशन। तो उसने स्टार्ट की बैंक ऑडिट। देखो एक बात सुनो, ये बैंक ऑडिट पर है स्पेसिफिकली जो एनपीए के नियम है न्यू सिलेबस में, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया न्यू सिलेबस में नया चैप्टर आया था जो ओल्ड सिलेबस में कभी नहीं होता था, बैंक ऑडिट वाला, सीए फाइनल के कुछ टॉपिक से निकाल के गजब का उन्होंने वो न्यू सिलेबस के लिए बैंक ऑडिट का बना दिया। One of the borrower, Mr. राकेश वर्मा, has availed a machinery loan from the bank, पर उन्होंने पे नहीं किया EMI, 100 डेज हो गए। आप बताओ 90 डेज से ऊपर होने पर ही एनपीए बनाते हैं। हाउएवर बिजनेस अच्छा चल रहा है और बैंक मैनेजर कह रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो एनपीए नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग मॉर्गेज के हिसाब से रखी हुई है तो नहीं, ये तो भाई देखो एनपीए होना ही होना चाहिए। मिसेस लता, वन ऑफ द प्राइम कस्टमर ऑफ बैंक, उन्होंने सीसी फैसिलिटी ली हुई है, एक कार लोन लिया हुआ है, एक एजुकेशन लोन अपने बेटे के लिए, यानी 3 प्रकार के लोन लिए हुए हैं। उसके बाद वो बाकी काम पैसे तो दे रहे हैं पर कार लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो भी अगर एक बोरोअर का एक लोन एनपीए, क्योंकि हम यहाँ पे बोरोअर वाइज बोलते हैं, बोरोअर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज, कितना डिटेल में कराया, अगर किसी ने डिटेल में नहीं किया होगा ये तो हो ही नहीं सकता था। कितनी डिटेल में मैंने ये, तब भी मैंने बताया था कि देखो न्यू सिलेबस में नया चैप्टर आया तो फाइनल लेवल के भी क्वेश्चंस करा दिए, है ना। सो 1 लोन एनपीए, तो ऑल द लोन्स एनपीए। ये कौन है, ये मिस लता। क्या एक काम करते हैं, सारे मिक्स मैच हो जाएंगे, पहले एक एक कर लो। मिस्टर वर्मा लोन अकाउंट शुड बी कैटेगराइज्ड एज एनपीए बिकॉज ऑफ नो रिकवरी, बिल्कुल ठीक है, 100 दिन से नहीं मिला ना पैसा। चलो अब विच ऑफ द फॉलोइंग लोन फैसिलिटी बी कैटेगराइज एज एनपीए। मिसेस लता के 3 लोन हैं, एक के अंदर वो गड़बड़ कर रहे हैं पैसा पे करने में, तो आप बताओ कौन सा एनपीए बनेगा, सिर्फ वो वाला या एक बोरोअर के एक लोन अकाउंट एनपीए, तो सारे सारे के सारे। समझ में आ गया। जो मैंने आपको रूल देखो कितने एग्जाम्पल करा के कराया था ये वाला चैप्टर। ऑल लोन एडवांस, बोरोअर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज वाला, ठीक है। चलो अब 2 हो गए, अब बाकी के 2 भी पढ़ लेते हैं ताकि सब मिक्स नहीं हो। मिस्टर कपूर हैज बीन सैंक्शनड अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ INR 55 लाख रुपए। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 55 लाख है सिंस द पास्ट 3 मंथ्स, पर क्रेडिट्स कोई भी नहीं है फॉर 90 डेज से। आप बताओ ओडी और सीसी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है अगर कोई क्रेडिट नहीं हो या क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द डेबिट्स वाली चीज। चलो, सखी कोऑपरेटिव टर्म लोन ऑफ INR 10 लाख हैज बीन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो ओवरड्यू हो रहा है, सीडी गारंटी इन्वोक नहीं करे तो उसको एनपीए तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ इनकम रिकॉग्निशन तभी होगी जब मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एक्सेप्शन होते थे ना, एक काम करें एक बार पहले ये वाले पढ़ लें, नहीं तो फिर सारे मिक्स हो जाएंगे। सो मिस्टर कपूर लोन अकाउंट इज ओवरड्यू, SMA1 डाउटफुल, नहीं। ओडीसीसी के लिए तो हम आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, आप बताओ, याद करो, आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं ना हम। ओडीसीसी के लिए जो फ्लो चार्ट बना हुआ है एनपीए वाला, जो आपको एग्जाम्पल्स भी कराए थे उसमें भी था। चलो, सखी कोऑपरेटिव क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, शुड बी कैटेगराइज्ड एज, आप बताओ एनपीए तो कैटेगराइज्ड होगा ही नहीं, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजनिंग, बट taken to be as dash for the purpose of income recognition। पर इनकम रिकॉग्निशन तभी की जाएगी जब पैसा रियलाइज होगा, तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए जैसा, क्योंकि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो इनकम रिकॉग्निशन इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डालेंगे। ध्यान आया। हाउएवर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको गारंटी किया है तो उसको स्टैंडर्ड रखेंगे। बहुत टेक्निकल बढ़िया चैप्टर है ये, कोई ऊपर से पढ़ के जाएगा तो नहीं होगा। आपने भी अगर क्लास अच्छे से नहीं देखी होगी तो ये नहीं होएगा, आई एम टेलिंग यू। क्लास मैंने कितना, मतलब मेरे ख्याल से 3 घंटे तो मैंने ये एनपीए पे, 3 घंटे से ज्यादा मैंने सिर्फ एनपीए पे लगाया हुआ है उसमें। सिमिलरली विश्वास एनजीओ का लोन है, गारंटी की है स्टेट गवर्नमेंट ने, पर ओवरड्यू है पास्ट 105 से। आप बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को तो नॉर्मल की तरह से रखते हैं, अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो एनपीए कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद एक
एक काम करो ना, पहले ही वाला देख लो ना कौन सा है ये, सारे मिक्स हो जाएंगे। विश्वास एनजीओ वाला कैटेगराइज होगा एनपीए और एनपीए, तो दोनों एनपीए। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी कोई भी एक्सेप्शन में नहीं आती है, यू रिमेंबर। और दूसरे का भी है नहीं है, बच गए, यानी कि और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, राइट। अब आप बताओ, अब समझ आया क्यों इतना टाइम लगा के थे एग्जाम्पल कर करके हम लोग बैंक ऑडिट वाला जो चैप्टर होता है वो वाला पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये वाला हो गया आपका, पब्लिक मनी यूज नहीं होगी फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, दीज आर प्रिंसिपल्स कवर्ड एंड, तो आपको पता है प्रोप्राइटी ऑडिट में होता है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ना, है ना। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है। सो प्लीज यू डू इट योर सेल्फ। नाउ आई एम कमिंग टू लाइक दिस वन, C and company are the auditors of a manufacturing industry, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उनको पता चला, वन ऑफ द पार्टनर ने कहा कि टीम भी कंप्लीट द ऑडिट प्रोसीजर एंड इशू द रिपोर्ट, और फिर उसके बाद वर्किंग पेपर बाद में रख लेंगे। देखो ये तो गलत बात है, बाद में क्या सिर्फ आप खाना पूर्ति करोगे, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। सी ने कहा बेंचमार्क फॉर द मटेरियलिटी, ओ 320 तो तुमको आना ही चाहिए। बेंचमार्क पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाते हैं, फिर मटेरियलिटी लेवल आता है, फिर उससे थोड़ा कम एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करता है। Remember the sequencing, great. However, there is difference of opinion in documenting the materiality. One of the partner ने कहा कोई नीड नहीं है डॉक्यूमेंट करने की 230। अरे पर 320 में तो वर्किंग पेपर रखने पड़ते हैं, मटीरियलिटी के, बेंचमार्क के, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के, आपने कैसे उसको रिवाइज किया उन सब के, हर हिस्से के वर्किंग पेपर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सी ने कहा हमको इन्वेंट्री चेक करनी है जो थर्ड पार्टी में है, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया। अरे अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो 501 लगाएंगे ना, देखते हैं कैसे हम थर्ड पार्टी से पूछ सकते हैं, उसके बारे में और वाउचर्स वगैरह देख सकते हैं। लिटिगेशन है जिसमें ऑडिटर को रॉम लगा और उसने कहा मैं कम्युनिकेट करूंगा लीगल काउंसिल से, बिल्कुल सही बात है, पर मैनेजमेंट मना कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, तो वो ऑडिटर अनेबल हो गया। अनेबल हो गया, ठीक है। ये भी मेरे को 501 का लग रहा है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाला है ना। तो अगर अनेबल हो गया तो उसको ओपिनियन के ऊपर फर्क देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो आप SQC 1 में बताओ कितना समय तक वर्किंग पेपर रखने पड़ते हैं। डांट लगाऊंगी मैं बहुत जोर से अगर ये तुम्हें याद नहीं होगा तो। 7 साल होता है, 8 साल होता है, 10 साल होता है, 15 साल होता है, या कितने होते हैं? 7 एक में ही दिया है। ओहो कितनी बारी अच्छे से बढ़ाया हुआ है ये। 7 years फ्रॉम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट सारे पूछ लेंगे। एज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को लग रहा है कि वो एक समरी भी बनाए जिसमें सारी खास बातें हो। तो समरी को क्या कहते हैं? अरे ये तो रिपीटिशन है, एक और केस स्टडी में भी हमने पढ़ा था ऐसा, कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं। ओके, इन्वेंट्री के लिए क्या करेगा? अब आप बताओ, इन्वेंट्री के लिए लगाता तो 501 है, पर अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, अब आप याद करो हमने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो हमने इन्वेंट्री अंडर कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी के अंदर लिखा था ना कि वो डॉक्यूमेंटेशन थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ले सकता है वगैरह वगैरह, अदर प्रोसीजर्स कर सकता है इसके केस में। देखो ऐसे 501 ने मैंडेट किया वेरीफाई करे खुद से जाके, तो मैनेजमेंट के रिफ्यूजल से डिस्क्लेमर नहीं, थर्ड पार्टी के पास है तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर, उससे कंफर्मेशन मांगो, जैसे वेयर हाउस की रिसीट देख लो आप, बिल्कुल ठीक। चलो WR केवल WR पे तो यकीन नहीं करते हैं, इन्वेंट्री आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट है। अच्छा अगर आउटसाइड होता तो 501 में क्यों लिखा होता दूसरे काम करने के लिए? देखो 501 वाली चीज आ गई ना, जो मैंने आपको अदर पार्टीज बताई थी, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस, पोर्ट अथॉरिटीज भी हो सकती है, ध्यान आया, कोलेट्रल की तरह से रखा हो सकता है। तब चलो 36.4 वाला आ गया अब आपके पास में। ये कहता है आपसे इन द ओपिनियन नॉट टू डॉक्यूमेंट मटीरियलिटी, करेक्ट है कि हम मटीरियलिटी लेवल की डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखेंगे,
बिल्कुल। क्या ये डिसीजन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसलिए यस वाले तो काट दो, ठीक है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये इसलिए सही नहीं है, चाहे 230 में हर एक का नहीं लिखा हो, पर 320 में भी तो वर्किंग पेपर, जैसे 315 में हमने क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया उसके बारे में रखना पड़ता है, हर एस्से में उसके वर्किंग पेपर रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मटीरियलिटी के बारे में वी विल हैव टू मेंटेन एज पर 320। और आप लोग पूछते थे मुझसे मैम एस्से को पढ़ना ज़रूरी है क्या? देख लो बेटा जी, सन 2021 में इंस्टीट्यूट ने पहली बार ये जो बुकलेट है इसको जारी किया था। मतलब सन 2021 से पहले ऐसा कोई बुकलेट एज सच उन लोग ने नहीं जारी किया हुआ था। तो आप लोग मेरे ख्याल से ये वाली बात देख ही सकते हो कि कितना कुछ उन लोगों ने आपसे स्टैंडर्ड्स के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर पूछा, ठीक है। मैम तो क्या 2020 में केस सिनेरियो नहीं आए थे? बेटा आए थे। आपको अगर पता हो तो 2020 नवंबर में भी पेपर हुए थे और जनवरी 2021 में भी पेपर हुए थे, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट ने 2020 के एग्जाम से पहले इसको कभी इशू नहीं किया था। तब तक सिर्फ जो स्टडी मटेरियल में जरा मरा से थे उन्हीं को बच्चे करके जाते थे या जो हमने क्लास में करा दिए होते थे। अब तो आप इनको भी एडिशनल कर सकते हो, इतनी क्लास कर चुके हो कि इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। आप बताओ नॉट अ फैक्टर ऑफ बेंचमार्क। इसके लिए जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बेंचमार्क का मार्किंग कराया है वो आपको याद होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वोलेटिलिटी भी देखते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर तो ज़रूर देखते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर प्रीवियस एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था फैक्टर, है ना। हम तो कोई एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, असेट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकते हैं, पर ये नहीं है फैक्टर। प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम अपना बेंचमार्क नहीं मानते। प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ी ना परसेंटेज लगाएंगे। आई होप दैट्स ओके। सो आपका ये वाला भी हो गया है। एंड देन ये आपका सिर्फ वो क्वेश्चनर और चेकलिस्ट जो हमने पढ़े थे उस पर है। कितना आसान सा है कि ग्राफिक फॉर्म में कौन सा होता है। तो अपन को सबको देखो, नाना करते करते भी बीच बीच में पढ़ाते चले जा रहे हो कि कौन सा कीवर्ड होएगा, तो आपको पता हाँ भाई ठीक है ग्राफिक फॉर्म में कौन सा होता है, फ्लो चार्ट होता है, एंड दिस एंड दैट, राइट। अब चलिए, अब हमारे पास में आया एक और कराती हूँ। अब जो रह गए तो आपको समझ आ ही गया, राइट। कितने सारे तो हो ही गए, इसके करीब करीब आधे। तो कुछ आप पढ़िए, आंसर सबका दिया इधर। व्योम इज अ सीए स्टूडेंट। बस अब हम ये वाला और करेंगे एंड देन अब आपको भी क्लियर है, आप कहीं ना कहीं कर ही चुके हो। जो ज़्यादा बढ़िया वाले थे वो काफ़ी मैंने छांट करके आपको करा ही दिया है। तो नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग आप आराम से एक दिन लगा करके इसको कर जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, आसान सा है ये। चलो, व्योम इज अ सीए स्टूडेंट हु हैज जस्ट एनरोल्ड फॉर हिज आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ठीक है जी। और मिस्टर के उनके डेजिग्नेटेड पार्टनर है। व्योम को केवल थियोरेटिकल नॉलेज थी अकाउंटिंग की, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑडिट एंड अकाउंटिंग की लेना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे से आते हैं ना तो सीरियसली स्पीकिंग आप बिग फोर्स में अगर जाओगे ना या किसी भी ऑडिट फर्म में जाओगे, ऑडिट के एरियाज के अंदर आर्टिकलशिप के लिए कि भाई आप हमको आर्टिकल बना लो, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे आपने स्टैंडर्ड्स पे पूछे हैं, क्योंकि उनको पता है सीए इंटर में स्टैंडर्ड्स है ना। तो अब उसने कहा कि ठीक है आप मेरे को अपने साथ में ले चलो ताकि मेरे को पता चले ट्रेनिंग के बारे में। तो ठीक है, उसने कहा ओके तुम पहले कम कॉम्प्लेक्स काम देखो कि क्या क्या है, सीधा जंप मत करो डायरेक्टली एंगेजमेंट टीम लार्ज ऑडिट के लिए। तो उसने उसे एक स्मॉल ऑडिट दिया सोल ट्रेडर क्लाइंट एक्स का और उसको बोला कि तुम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना एक प्रोग्राम जो हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है जी ओके। और वो लोग अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग का लगाते थे। व्योम ने रीड किया पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें एजर्शंस हैं। फिर उसने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बहुत कॉमन है बट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑडिट्स। हाँ, इंटरनल ऑडिट से अलग है, जैसे ये टैक्स ऑडिट से अलग है। तो एंटिटी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम। इम्प्लिसिट हो गया आपका जो अज्यूम्ड है, एक्सप्लिसिट जो बोला गया, उसी को तो हम एजर्शन बोलते हैं।
राइट, रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, अक्रेंस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट। देखो अब यहाँ काम आएगा, आपको ध्यान है VER ये स्पेसिफिकली असेट्स और लाइबिलिटीज या बैलेंसेस के लिए होते हैं, है ना। कंप्लीटनेस जैसे सबके लिए हो जाती है, ध्यान आया। मेजरमेंट सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये उस टॉपिक पर है। फिर उसको देखा, अब उसने कहा असेट्स को केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया। अरे ये तो गलत बात है, अगर डेप्रिशिएबल थी तो डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए था। फिर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, अरे बाबा ये तो बहुत गलतियां कर रखी है भाई उसने। स्पेसिफिक प्रोसीजर ने चेक किया कंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस एक्सटर्नली, यानी कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्कस किया कुमार ने कि क्या क्या है, और उन्होंने कहा देखो तुमने जो एविडेंसेस लिए हैं वो अभी इनसफिशिएंट है, और ज़्यादा एविडेंसेस तुमको अभी ऑब्टेन करने चाहिए, ठीक है। चलो अब आराम से पढ़ते हैं। कंपनी एक्स की बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी थी जिसका अमाउंट 5 लाख था। ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया अबाउट कंपनी की ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी असेट की रजिस्ट्री के कागज उसने लिए होंगे कि ये किसके नाम में दर्ज है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आप बताओ ये किससे रिलेटेड एविडेंसेस लिए, पहले खुद से ट्राई करो 10 सेकेंड, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगी। आप बताओ, कंप्लीटनेस नहीं, ओनरशिप किसके नाम में है, तो बिल्कुल सही बात, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंप्लीटनेस तो सारी आइटम लिखी है नहीं, वैल्यूएशन तो अमाउंट कितनी लिखी है कि नहीं, ध्यान आया। पहले ये बताओ आप, इज दैट ओके। चलो ग्रेट। फिर उसके बाद इसने क्या बोला आपको, द एडवांस सैलरी गिवन टू मिस्टर वाई इन द अबव केस हैज नॉट बीन अकाउंटेड। एडवांस सैलरी दी थी और भाई लोग ने उसको अकाउंट ही नहीं किया प्रॉपरली, और उसको पेमेंट बेसिस पे दिखाया। तो आप बताओ एडवांस सैलरी अगर दी हुई है तो उसको तो इन लोगों को दिखा देना चाहिए था ना प्रीपेड के हिसाब से, कि नहीं, बिल्कुल दिखा देना चाहिए था। ये तो इन्होंने बिल्कुल गलत किया हुआ है। पहले बताओ ये बात समझ में आई, यानी उन्होंने देखो वैल्यूएशन भी नहीं हो सकता, राइट ऑब्लिगेशन भी नहीं हो सकता, राइट ऑब्लिगेशन की भी बात नहीं कर रहे, एग्जिस्टेंस की भी, तो ये कंप्लीट नहीं दिखाई हुई है उन लोगों ने, जो बेस्ट सूट कर रहा है। रिलेटिंग एंड टेलिंग इंफॉर्मेशन जो इंटरनली और एक्सटर्नली है, एग्जाम्पल ऑफ, कैसे एग्जाम्पल, कोरैबोरेटिव तो सुटेबल होते हैं, सप्लीमेंट्री भी नहीं होती, भी नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी को, कि भाई ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या हो गया, आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, ध्यान आया, इनकंसिस्टेंसी। विच एग्जिस्टेंस कॉमन होती है, इनकम, यानी इनकम और बैलेंस शीट जो दोनों में आती है। देखो एग्जिस्टेंस तो केवल बैलेंसेस में आता है, VER, है ना, वैल्यूएशन भी केवल बैलेंसेस में आता है, मेजरमेंट केवल ट्रांजैक्शन में आता है। सो दिस इज द थिंग जो दोनों में आ जाता है, कंप्लीटनेस। आई होप दैट इज ओके। अब ये बताओ लास्ट, कितना आसान है। सफिशिएंसी का मतलब क्या चीज है ऑडिट एविडेंस का, सफिशिएंसी क्वालिटी नहीं होता, क्वालिटी तो क्या होता है, एप्रोप्रिएटनेस, तो ये फॉर्म और ये भी नहीं, तो सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वांटम। खूब सारे एविडेंसेस है यार। सो आई जस्ट होप, देखो मैंने वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पर से छांट करके आपको करा दिए, मैक्सिमम जितने हम ये कर सकते थे आज।